एपिसोड 141। राहील ने आंखें चौड़ी करते हुए नाटकीय अंदाज में करण की तरफ देखा। तुम मुझे मौका दोगे? करण ने शांत लहजे में कहा। तुम रस्तोगी फैमिली की मदद ज़वेरी फैमिली के खिलाफ कर रहे हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ हाथ उठाया तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। मैं तुम्हें ज़मीन के नीचे भेज दूंगा, वहाँ जाकर अपनी बची खुची दौलत खर्च करना। सबकी आंखें हैरानी और अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। क्या करण राहील को धमकी दे रहा था? सबने अभी अभी राहील की ताकत देखी थी। उसने प्रतिभा को हराया, जो ज़वेरी फैमिली की सबसे काबिल और ताकतवर फाइटर थी। ज़वेरी फैमिली के दो पुराने मास्टर्स भी उसे नहीं रोक पाए। राहील की ज़बरदस्त ताकत ने उन्हें आसानी से घायल कर दिया था, जिसे देखकर हर कोई डर गया। और अब करण कह रहा था कि वो राहील को मार डालेगा। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊं? राहील जोर से हंसा, फिर उसकी हंसी अचानक थम गई। उसका चेहरा क्रूर और खतरनाक हो गया। नौजवान, बस कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद तुम्हें लगता है कि तुम आसमान छू लोगे और ज़मीन की गहराई नहीं जानते? क्या तुम मुझे मुन्नफ जैसा बेकार समझते हो? जैसे ही राहील ने ये कहा, रस्तोगी फैमिली के लोगों के चेहरे लटक गए। हमने तुम्हें पैसे दिए ज़वेरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए, न कि हमारी बेइज्जती करने के लिए। लेकिन राहील इतना ताकतवर था और उसका बैकग्राउंड भी ज़बरदस्त था। भले ही वो उनकी तौहीन करे, उन्हें चुपचाप सहना पड़ रहा था। उनके चेहरों पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कचरा खा लिया हो। करण हंसा। अच्छी बातें उस भूत को नहीं समझा सकती जो मरने पर तुला हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में दम है तो आ जाओ। राहील ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी मरने नहीं दूंगा। बात खत्म होते ही राहील भूत की तरह करण के सामने आ गया और एक तमाचा मारने की कोशिश की। उसका तमाचा अभी गिरा भी नहीं था कि उसका हाथ लाल हो गया और हवा में बदबू फैलने लगी। करण ने एक तरफ कदम बढ़ाकर उसका वार टाला और तंज कसा। ब्लैक स्कॉर्पियन पाम। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सिन्हा फैमिली में वापस नहीं गए। अगर सिन्हा फैमिली को पता चला कि तुम ऐसी नीच तकनीक यूज़ करते हो तो वो तुम्हारी सारी कल्टीवेशन खत्म कर देंगे। राहील का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में कातिलाना नज़र और तेज हो गई। बकवास मर। राहील ने अपने शुरुआती दिनों में एक गलती की थी, जिसके बाद सिन्हा फैमिली ने उसे नापसंद किया। फिर वो खुद ही सिन्हा फैमिली छोड़कर चला गया था। सालों तक ब्लैक स्कॉर्पियन पाम की प्रैक्टिस करने के बाद उसने पैसे के लिए ढेर सारे लोगों को मारा और अब वो सिन्हा फैमिली में वापस जाने से डरता था। उसे डर था कि फैमिली के कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। अब जब करण ने उसका राज खोल दिया, वो घबरा गया और उसे खामोश करने के लिए और भी ज़्यादा उतावला हो गया। राहील के तमाचे छायाओं की तरह थे, हवा में तेज आवाज़ के साथ, लेकिन वो करण को छू भी नहीं पाए। राहील हैरान था, लेकिन उसने ताने मारते हुए कहा, नन्हा लड़का, अगर हिम्मत है तो भाग मत। क्या तुम मुझे थकाकर मारना चाहता है? करण हल्के से हंसा। जैसी तुम्हारी मर्जी। राहील ने एक और तमाचा मारा। इस बार करण ने वार नहीं टाला और उसने मुक्का मारकर जवाब दिया। मुक्का और तमाचे का टकराव हुआ और एक भारी आवाज़ गूंजी। करण आधा कदम पीछे हटा, लेकिन राहील 5-6 कदम लड़खड़ाकर पीछे चला गया। उसका दायां हाथ कांप रहा था, जैसे छलनी हो गया हो। राहील के चेहरे पर दर्द झलकने लगा। नामुमकिन। तुम इतनी छोटी उम्र में इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? करण आगे बढ़ा और तंज कसा। ये सवाल तुम ज़मीन के नीचे जाकर पूछ लेना। करण और राहील की पीठ आपस में टकराए और दोनों की हरकतें इतनी तेज थीं कि सिर्फ धुंधली छायाएं दिख रही थीं। धड़ाम। राहील पीछे हटा, उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में साफ साफ दर्द दिख रहा था। रुक जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। करण की शक्ल एक यमदूत की तरह थी, जो राहील को घेर रही थी। उसकी आवाज़ में ठंडक थी। अब बहुत देर हो चुकी है। राहील की आंखों में निराशा थी, जो फिर पागलपन में बदल गई। उसने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा को उकसाया, उसकी आंखें लाल हो गईं, नसें उभर आईं और चेहरा डरावना हो गया, जैसे कोई राक्षस। उसने एक गुप्त तकनीक यूज़ की, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। ये तकनीक वो तब तक नहीं यूज़ करता था जब तक बहुत ज़रूरी न हो। हालांकि इससे उसकी ताकत तुरंत बढ़ जाती थी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत भयानक थे। उसकी नसें बुरी तरह जख्मी हो सकती थीं और गंभीर मामलों में नसें टुकड़े टुकड़े हो सकती थीं, जिससे वो पूरी तरह अपंग हो जाता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। सब ने राहील का पागलपन देखा और उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं। राहील को अपनी छिपी ताकत यूज़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। करण की ताकत कितनी डरावनी थी। वो इतना जवान था, भले ही उसने माँ के पेट से प्रैक्टिस शुरू की हो, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता था? फैमिली हेड चित्तरंजन को शक हुआ, क्या राहील जीत सकता था? ये लड़का आखिर था कौन? वो इतना जवान और इतना ताकतवर था, उसका मास्टर और उसका सेक्ट कितना डरावना होगा। क्या उसने किसी छिपे सेक्ट के हीरो को गलती से छेड़ दिया था? फैमिली हेड चित्तरंजन के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा।
अब वो सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि राहील जीत जाए। करण ने मुन्नफ को तुरंत मार दिया था, जिससे पता चलता था कि उसका रस्तोगी फैमिली के प्रति पहले से ही कातिलाना इरादा था। अगर आज राहील मर गया तो अगला नंबर रस्तोगी फैमिली का होगा। राहील तूफान की तरह करण की तरफ बढ़ा, उसकी स्पीड पहले से कम 50% ज़्यादा थी। उसके तमाचे और मुंह के तेज और खतरनाक थे। धड़ाम, एक भारी आवाज के बीच करण का मुक्का और राहील का तमाचा एक दूसरे के सीने पर लगा। करण और राहील दोनों पीछे उछल गए और उनके पैरों ने घास पर लंबी रेखाएं खींच दीं। लैंप की रोशनी में दोनों 5 मीटर की दूरी पर एक साथ रुके। रोशनी उनके चेहरों पर नहीं पड़ रही थी, सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी छायाएं दिख रही थीं। देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। जीता कौन? सबने आखिरी मुक्का और तमाचा देखा था जो दोनों के दिल पर लगा था। उनके दिल सस्पेंस में थे। चाहे जवेरी फैमिली हो या रस्तोगी फैमिली, सबको एक बात समझ आ गई थी। राहील और करण की इस लड़ाई का नतीजा तय करेगा कि आज रात कौन जीतेगा, रस्तोगी या जवेरी। छी! अचानक राहील के मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। उसने अपना सीना पकड़ा और ठंडी हंसी हंसा। मैंने अपनी जिंदगी में ढेर सारे लोगों को मारा। मैंने अपनी जिंदगी को वैल्यू दे दी। आज अगर मुझे तुम्हारे साथ मरना पड़ा तो भी मैं हारा नहीं। करण ने उदासीन लहजे में कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मरने वाला सिर्फ तुम हो। राहील की आंखें और चौड़ी हो गईं, वो अविश्वास से करण को घूरने लगा। नामुमकिन। मैंने अपने जहरीले तमाचे से तुम्हारे दिल पर पूरी ताकत से वार किया, तुम इसका बचाव नहीं कर सकते थे। करण ने अपनी छाती की तरफ देखा। उसकी टी शर्ट उस तमाचे से कई जगह फट गई थी। करण ने अपनी छाती पर हाथ फेरा। तुम्हारा जहरीला तमाचा वाकई ताकतवर था, लेकिन बस इतना ही। राहील ने करण के शांत रवैये को अविश्वास से देखा। कैसे मुमकिन है कि तुम्हें चोट न लगी? करण ने चुपचाप राहील को घूरा। अचानक राहील का चेहरा बदल गया, उसमें डर और अविश्वास भर गया। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया, मेरा वो तमाचा इतना खतरनाक था। तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी? वो तुम्हारा दिल था। जब तक तुम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और दिव्य ऊर्जा शरीर रक्षा तक नहीं पहुंच गए। करण ने हल्के से कहा, तुम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो। अब तुम्हें भूत बनकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। राहील लड़खड़ाया, उसका चेहरा निराशा और पछतावे से भरा था, मुंह से खून रिस रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन गले में भरा खून उसे बोलने नहीं दे रहा था। राहील जमीन पर गिर पड़ा। वो निराशा भरी नजरों से अंधेरे आसमान को देख रहा था, मौत का इंतजार करते हुए। राहील के गिरने को देखकर जवेरी फैमिली के लोग उत्साहित हो गए, जबकि रस्तोगी फैमिली के चेहरों पर राख सी छा गई। उनका पैसे देकर बुलाया हुआ मास्टर मर चुका था। खत्म, अब सब खत्म हो गया। फैमिली हेड चित्तरंजन का चेहरा बेहद पीला पड़ गया, वो घबरा गया। करण इतनी छोटी उम्र में इतना ताकतवर कैसे हो सकता था? क्या वो कोई राक्षस था? राहील, जो सबसे ताकतवर था, मर चुका था। बाकी बचे रस्तोगी फैमिली के लोग करण का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब उनके पास सिर्फ हार मानने और सजा स्वीकार करने का रास्ता बचा था। फैमिली हेड चित्तरंजन ने सीधे हार मान ली। ठीक है, तुम ताकतवर हो। आज मैं हार मानता हूँ। बताओ, हमें क्या करना होगा कि तुम ये सब छोड़ दो? करण ने उदासीन लहजे में कहा, तुमने 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की, पहले किसी को भेजकर और अभी एक कातिल को पैसे देकर। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं, तो क्या ये नहीं मान लिया जाएगा कि मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 1000 करोड़ है? फैमिली हेड चित्तरंजन का दिल बैठ गया। तो तुम क्या चाहते हो, कि ये सब खत्म हो? करण की नज़रें ठंडी हो गईं। जब तुम मुझ पर हमला करने में नाकाम रहे, तो जाहिर है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने पहले फ़ोन पर एक बात सुनी थी, आज से जवेरी फैमिली का वजूद खत्म। ये शब्द तुम्हारी रस्तोगी फैमिली पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। फैमिली हेड चित्तरंजन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम पूरी रस्तोगी फैमिली को खत्म करना चाहते हो? करण ने ठंडी हंसी हंसी। अगर सांप को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें काटेगा। रस्तोगी फैमिली के हेड होने के नाते तुम्हें हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें मरना होगा। अगर तुम खुदकुशी कर लो तो मैं बाकियों की जान बख्श सकता हूँ, बशर्ते वो अपनी सारी ताकत छोड़ दें। फैमिली हेड चित्तरंजन का चेहरा और स्याह पड़ गया। हद मत करो। रस्तोगी फैमिली में इतने लोग हैं और तुम अकेले हो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, अगर हम सचमुच लड़ पड़े तो ये पक्का नहीं कि जीत किसकी होगी। मोहिंदर, जो अब तक लड़ाई देख रहा था, आगे बढ़ा। मिस्टर करण अकेले क्यों होंगे? क्या तुम्हें लगता है कि हम जवेरी फैमिली के लोग मर चुके हैं? जवेरी फैमिली के जितने भी लोग लड़ सकते थे, वो सारे कल्टिवेटर्स आगे आए। उनकी आंखों में जंग का जोश था। करण ने जवेरी फैमिली को बचाया था और अब रस्तोगी फैमिली को खत्म करने जा रहा था। चाहे कृतज्ञता के लिए हो या भविष्य को ध्यान में रखकर, जवेरी फैमिली को इस लड़ाई में खड़ा होना था। फैमिली हेड चित्तरंजन ने दांत पीसे। करण, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? क्या हमें सबके साथ मरना होगा? करण ने हाथ से इशारा किया। आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। जिस पल तुमने मुझ पर हमला करने का फैसला किया, सब खत्म हो चुका था।
फैमिली हेड चित्तरंजन ने देखा कि अब कोई बातचीत का रास्ता नहीं बचा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया और चिल्लाया, आज की लड़ाई में या तो वो मरेगा या हम। सब मिलकर उसे मार डालो, हमला करो। आज रस्तोगी फैमिली ने जवेरी फैमिली को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कम से कम 15 लोग मौजूद थे। फैमिली हेड चित्तरंजन के आदेश पर सारे रस्तोगी फैमिली के कल्टिवेटर्स बाहर निकल आए। 6-7 लोग मोहिंदर और बाकियों की तरफ बढ़े, जबकि बाकी 8-9 लोग करण की तरफ झपटे। उन्होंने करण की ताकत देख ली थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वो इतने सारे लोगों का हमला झेल सकता था। उनके ख्याल में इतने लोगों की मार से तो लोहे का टुकड़ा भी चपटा हो जाता। इतने सारे लोगों के घेरे में होने के बावजूद करण में जरा भी डर नहीं था। इसके उलट वो जोर से हंसा और शेर की तरह भीड़ की तरफ बढ़ा। धड़ाम, पहले शख्स का मुक्का करण की खुली छाती पर लगा। वो खुशी से मुस्कुराने भी न पाया था कि करण का मुक्का उसके सिर पर जा टकराया। जैसे किसी हथौड़े ने उसके सिर पर जोर से मारा हो। वो बिना आवाज किए लकड़ी के ठूंठ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम धड़ाम, रस्तोगी फैमिली के लोगों ने अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ करण पर लगातार हमले किए। करण ने कोई वार नहीं टाला और सारे हमले सीधे झेले। फिर उसने सीधा और क्रूर जवाबी हमला किया। एक ही वार में कत्ल। रस्तोगी फैमिली के लोग एक के बाद एक गिरते गए, जैसे कटी हुई गेहूं की बालियां। 4 लोग गिरने के बाद बाकियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये आदमी मर क्यों नहीं रहा? इतने सारे मुक्के और लातें उस पर पड़ रही थीं, फिर भी वो कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा था? उन्हें राहील की धीमी बड़बड़ाहट सुनाई नहीं दी थी, वरना वो बेवकूफ़ी से उस पर टूट नहीं पड़ते, ये सोचकर कि वो उसे ज़्यादा लोगों से दबा देंगे। फैमिली हेड चित्तरंजन, जो किनारे खड़ा था, ये सब देख रहा था। उसने अचानक अपनी कमर से एक लंबी तलवार निकाली और चिल्लाया, इस लड़के में कुछ अजीब है, हथियार यूज़ करो। लोगों ने रिएक्ट किया, कुछ ने अपनी तलवारें निकाली, कुछ ने अपने हथियार ढूंढे। इस घबराहट के बीच करण के मुक्कों से 2 और लोग गिर गए। कमीने, मर! फैमिली हेड चित्तरंजन चिल्लाया। उसने अपनी तलवार को तेज हवा के साथ करण की तरफ झोंका, जैसे उसे 2 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। करण मुक्कों को तो झेल सकता था, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि तलवार को अपने शरीर से टकराने दे। वो फटाफट एक तरफ हट गया। फैमिली हेड चित्तरंजन की तलवार हवा में लहरा रही थी, जिसे देखकर बाकी लोग डर गए। इस पल में बाकी लोग भी अपने अपने हथियारों के साथ शामिल हो गए, जिससे हालात और खतरनाक लगने लगे। करण, तलवार, प्रेरणा, जो अब तक जंग में शामिल नहीं हुई थी, एक काले म्यान वाली लंबी तलवार लेकर दौड़ी। उसने करण को पुकारा और जैसे ही करण ने पीछे मुड़कर देखा, उसने तलवार उछाल दी। ये प्रतिभा की निजी तलवार थी, जिसे पहले राहील के खिलाफ नहीं यूज किया गया था, क्योंकि दोनों ने निहत्थे लड़ाई लड़ी थी। करण ने तलवार पकड़ी और म्यान से फैमिली हेड चित्तरंजन का वार रोका। फिर उसने दूसरी तरफ से तलवार खींच ली। सटाक! रात के अंधेरे में तलवार की चमक अचानक उभरी। करण को घेरने वाले कई हमलावर गेहूं की तरह कटकर गिर पड़े। फैमिली हेड चित्तरंजन की आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाया, करण! करण ने उसकी परवाह नहीं की। उसकी तलवार की चमक लगातार हिल रही थी और आखिरी हमलावर का दिल चीर दिया। करण पर हमला करने वालों में अब सिर्फ फैमिली हेड चित्तरंजन बचा था। बाकी लोग, जो जवेरी फैमिली को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो लगातार दबाव में पीछे हट रहे थे। फैमिली हेड चित्तरंजन ने निराशा भरी नज़रों से ये सब देखा। उसे पता था कि नतीजा तय हो चुका था। रस्तोगी फैमिली खत्म हो चुकी थी। सब कुछ मल्होत्रा फैमिली का पक्ष लेने की उसकी लालच की वजह से हुआ। वो उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता था, इसलिए उसने तनिष्क और प्रियंका पर हमला करने के लिए कातिल भेजा, जिसके चलते करण ने रस्तोगी फैमिली के खिलाफ कातिलाना इरादा पाल लिया। उसने करण को कमज़ोर समझा, राहील पर भरोसा किया और आखिरी पल में ये सोचकर कि ज़्यादा लोगों से उसे मार देगा, उसने रस्तोगी फैमिली के बचे हुए लोगों के लिए आखिरी मौका भी गंवा दिया। इसके चलते रस्तोगी फैमिली पूरी तरह हार गई। आज रात के बाद रस्तोगी फैमिली के ज़्यादातर कल्टिवेटर्स यहीं दफन हो जाएंगे। आज रात के बाद रस्तोगी फैमिली का वजूद खत्म हो जाएगा। उसने मोहिंदर से बड़े घमंड के साथ जो कहा था, आज रात के बाद जवेरी फैमिली का वजूद खत्म, वो अब उसे बहुत बड़ा तमाचा लग रहा था। फैमिली हेड चित्तरंजन ने लाल आंखों के साथ गर्जना की, तुम आखिर हो कौन? वो अब बस ये जवाब जानना चाहता था। करण, इतनी छोटी उम्र में इतनी डरावनी ताकत के साथ आखिर था कौन? करण ने तलवार थामी और फैमिली हेड चित्तरंजन की तरफ बढ़ा। तुम मुझसे जीत भी नहीं सकते, मेरे बारे में जानने से क्या फ़ायदा? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या बदल जाएगा? फैमिली हेड चित्तरंजन का चेहरा और पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि करण का बैकग्राउंड जानने से भी क्या होगा। क्या करण उसे छोड़ देगा? उसने पहले ही कह दिया था कि वो आज उसे ज़रूर मार देगा। ये सोचकर फैमिली हेड चित्तरंजन को अचानक डर लगने लगा। उसने हाथ हिलाया। उसके हाथ की लंबी तलवार एक रोशनी की तरह करण की तरफ बढ़ी और वो तेजी से हवेली के जंगलों की तरफ भागा।
करण ने एक तरफ कदम बढ़ाया और अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोका। तलवार को एक चक्कर में घुमाकर करण ने तलवार की मूठ पर लात मारी। तलवार इंद्रधनुष की तरह पहले से दोगुनी स्पीड के साथ भागते हुए फैमिली हेड चितरंजन की तरफ बढ़ी। फैमिली हेड चितरंजन तेजी से भाग रहा था और एक तालाब के पीछे कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में रहते हुए एक तेज हवा ने उसकी पीठ पर वार किया। रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले एक लंबी तलवार उसकी पीठ को चीरती हुई उसके सीने से बाहर निकल आई। फैमिली हेड चितरंजन का शरीर गिरा और एक कदम लड़खड़ाने के बाद वो किसी तरह खड़ा हुआ। उसने अपनी छाती पर निकली तलवार की नोक को देखा। उसका चेहरा डर और निराशा से भरा था। फैमिली हेड चितरंजन ने पीछे मुड़कर देखा। करण अपनी तलवार म्यान में डाल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर ढह गया। उसकी जिंदगी तेजी से खत्म हो रही थी। फैमिली हेड चितरंजन दूर धुंधली होती आकृतियों को देख रहा था। उसका दिल अंतहीन पछतावे से भरा था। उसने उसे क्यों छेड़ा? शिमला में एक लोकल तानाशाह की तरह जिंदगी जीना क्या बुरा था? कितना दुखद! अंधेरा उसे निगल गया। फैमिली हेड चितरंजन की जिंदगी खत्म हो गई। उसकी खुली आंखें अब भी पछतावे और नाराजगी से भरी थीं। फैमिली हेड चितरंजन का भागना और मरना रस्तोगी फैमिली के बचे हुए कुछ लोगों की लड़ने की हिम्मत को तोड़ने वाला आखिरी झटका था। मैं हार मानता हूं और अपनी कल्टीवेशन छोड़ने को तैयार हूं। रस्तोगी फैमिली का एक शख्स ने हार मान ली और अपने हाथ उठा लिए। बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगे और जवेरी फैमिली के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। करण ने बिना किसी परवाह के म्यान में डाली तलवार प्रेरणा को लौटाई। ये लो तुम्हारी तलवार। तलवार लेते हुए प्रेरणा ने करण की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। करण, तुम कमाल हो। करण ने उसकी सिर की चोटी को हल्के से सहलाया और मुस्कुराया। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा करण कितना कमाल है। ये कोई पहली बार तो है नहीं। मोहिंद्र, जो भावुक हो रहा था, आगे आया और सम्मान से झुका। अगर आज मिस्टर करण की मदद न होती तो हमारी जवेरी फैमिली राख हो चुकी होती। हम इस बड़े एहसान का बदला नहीं दे सकते। जवेरी फैमिली के हेड के तौर पर मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि भविष्य में मिस्टर करण को जो भी चाहिए होगा, जवेरी फैमिली कभी पीछे नहीं हटेगी। करण ने औपचारिकताओं में टाइम वेस्ट नहीं किया। वो मुस्कुराया। ठीक है, यहाँ का बाद का काम जवेरी फैमिली संभाल सकती है। मोहिंदर ने थोड़ा सोचकर ईमानदारी से जवाब दिया। शिमला में 3 कल्टीवेटर फैमिली हैं, सेठी फैमिली, रस्तोगी फैमिली और जवेरी फैमिली। सेठी फैमिली सबसे ताकतवर है और जवेरी फैमिली सबसे कमज़ोर। यहाँ रस्तोगी फैमिली के ज़्यादातर कल्टीवेटर्स की ताकत खत्म हो चुकी है, तो हम बाद का काम आसानी से संभाल सकते हैं, बशर्ते सेठी फैमिली दखल न दे। करण हंसा। सेठी फैमिली दखल नहीं देगी? मोहिंदर ने हैरानी से करण को देखा। क्या मिस्टर करण सेठी फैमिली को जानते हैं? करण ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने विवांत और पार्थिव को मार दिया और वामेश और वेदांत की ताक छीन ली। मुझे नहीं लगता कि वो दखल देने के मूड में होंगे। मोहिंदर का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सिर की खाल से हर उठी। विवांत और पार्थिव को करण ने मारा था। उनके अंतिम संस्कार को चुपके से किया गया था, लेकिन कल्टीवेटर्स के शकल में ये बात छिप नहीं सकी। सब सोच रहे थे कि उनकी मौत कैसे हुई, और अब सच सामने आ गया था। हे भगवान, करण आखिर है कौन? सेठी फैमिली ने उनकी मौत को छिपाया और करण आज तक सही सलामत है। इसका मतलब है कि सेठी फैमिली के लोग बेकार में मरे और वो करण का बदला लेने की हिम्मत नहीं कर सके। वो डर गए थे। हैरानी के बाद मोहिंदर को अचानक खुशी हुई। 3 कल्टीवेटर फैमिली में सेठी फैमिली को करण ने काबू कर लिया, रस्तोगी फैमिली को करण ने खत्म कर दिया, और जवेरी फैमिली, जो पहले बदकिस्मत थी, अब करण से रिश्ता जोड़ चुकी थी। जवेरी फैमिली अब कैसे न उड़ान भरे? कोई दिक्कत नहीं, जवेरी फैमिली सब संभाल लेगी। करण ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। प्रतिभा की जान बच गई है, लेकिन उसे अभी भी हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। इतनी जल्दी जा रहे हो? मोहिंदर करण को और रुकने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अभी सही वक्त नहीं था। उसने सम्मान से कहा, ठीक है मिस्टर करण, पहले मैं यहाँ की गड़बड़ी संभाल लूँ और कल तुमसे मिलने आऊँगा। करण ने हाथ हिलाया। ज़रूरत नहीं, आज का मामला बस एक इत्तेफाक था। वैसे भी मेरी रस्तोगी फैमिली से पहले से दुश्मनी थी। अगर भविष्य में मुझे किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मोहिंदर ने उसका विरोध नहीं किया, बस दोहराया, ठीक है मिस्टर करण। भले ही जवेरी फैमिली सेठी फैमिली जितनी ताकतवर न हो, लेकिन शिमला में हमारी जड़ें गहरी हैं और कुछ रुतबा है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस मुझे कॉल कर देना। ठीक है। करण ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। किसी ने मेरी चप्पलें देखीं? करण इतनी जल्दी में निकला था कि उसने जूते भी नहीं बदले थे। राहील के साथ लड़ाई में उसने अपनी चप्पलें उतार दी थीं। यहाँ हैं। प्रेरणा ने प्रशंसा भरी नज़रों से करण को देखा। उसने चप्पलें उठाईं और झुककर करण के सामने रख दी, बड़ा सम्मान दिखाते हुए।
चप्पलें पहनने के बाद करण ने प्रेरणा को देखकर मुस्कुराया। सब कुछ सेटल होने के बाद मैं निकलता हूँ। हजारों बातें उसके दिल में थीं, लेकिन प्रेरणा को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। उसने दिल से कहा, करण थैंक यू। करण हंसा, तू मुझे भाई बुलाती है, इतना फॉर्मल मत बन। फुर्ती से अपनी कार में बैठकर करण वहां से निकल गया। जवेरी फैमिली के लोग उसकी जाती हुई शक्ल को देखते रहे, उनके चेहरों पर प्रशंसा थी। एक्सपर्ट कैसा होता है? ये होता है एक्सपर्ट, हर 10 कदम पर एक कत्ल, और काम खत्म होने के बाद बिना निशान छोड़े चले जाना। प्रेरणा ने होंठ काटे, उसके जवान दिल में उथल पुथल मच रही थी। ये प्रशंसा थी, और उससे भी ज्यादा उसके दिल का हरकत में आना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब करण कमरे में दाखिल हुआ, प्रियंका बिस्तर के सिरहाने बैठकर किताब पढ़ रही थी। तुम वापस आ गए। करण मुस्कुराया, पहले मैं नहा लेता हूँ। जैसे ही करण मुड़ा, प्रियंका ने उसकी टी शर्ट पर बड़ा सा खून का दाग देखा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या तुम्हें चोट लगी है? करण थोड़ा चौंका और मुड़कर बोला, नहीं, तुमने ऐसा क्यों पूछा? प्रियंका ने राहत की सांस ली, थोड़ा हिचकिचाई और फिर सच बोली, तुम्हारी कमीज की पीठ पर खून है। करण ने पलकें झपकाईं और हल्के से मुस्कुराया, ये किसी और का है। प्रियंका ने होंठ सिकुड़े और हल्के से सिर हिलाया, बस तुम ठीक हो, जाओ नहा लो। ठीक है। नहाने के बाद करण बिस्तर पर लौटा। प्रियंका लेट चुकी थी, उसकी खूबसूरत पतली सिलहूट दिख रही थी। करण ने लाइट बंद की और लेट गया। प्रियंका की सांसें असमान थीं, जाहिर था कि वो सोई नहीं थी। करण अचानक बोला, ये खून रस्तोगी फैमिली का है। उन्होंने आज जवेरी फैमिली को पूरी तरह खत्म करने का प्लान बनाया था। जवेरी फैमिली का कोई शख्स जिससे मेरी अच्छी बनती है, उसने मदद के लिए कॉल किया, तो मैं दौड़कर गया और जवेरी फैमिली की मदद करके रस्तोगी फैमिली को खत्म कर दिया। प्रियंका चौंकी, वो पलटी और करण को गौर से देखने लगी। खत्म कर दिया मतलब? करण ने समझाया, कल्टीवेटर फैमिली के बीच झगड़ों का एक अनकहा नियम है कि जीतने वाला हारने वाली फैमिली को पूरी तरह खत्म नहीं करता, क्योंकि उनके कमजोर लोग, औरतें और बच्चे बेगुनाह होते हैं। जीतने वाला बस हारने वालों की सारी ताकत छीन लेता है। सीधे शब्दों में, वो सारे कल्टीवेटर्स को अपंग कर देता है, उन्हें आम इंसान बना देता है और उन्हें कल्टीवेटर फैमिली की लिस्ट से हटा देता है। रस्तोगी फैमिली ने आज एक ताकतवर स्पोर्टर को बुलाया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जवेरी फैमिली के सारे कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करने का बहाना बनाया, ताकि उन्हें खत्म करके जवेरी फैमिली को कल्टीवेशन की दुनिया से हटा दें। अगर मैं आज नहीं जाता तो रस्तोगी फैमिली कामयाब हो जाती। प्रियंका हैरान ने करण को देखा, तो इसका मतलब रस्तोगी फैमिली के सारे लोग अब आम इंसान बन गए? करण ने खुलकर जवाब दिया, पहले तो मैंने सिर्फ मुन्नफ को मारा, वही जो कल रेस्तरां में हमसे मिला था, और वही जो कल हम पर हमले का मास्टरमाइंड था। रस्तोगी फैमिली के हेड चित्तरंजन ने उस ताकतवर स्पोर्टर को और पैसे देकर मुझे खत्म करने को कहा। जब मैंने उस स्पोर्टर को मार दिया, तो मैंने चित्तरंजन से कहा कि अगर वो मर जाए तो बाकी रस्तोगी फैमिली के लोग अपनी ताकत छोड़कर अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और सबने मिलकर मुझ पर हमला किया। जब ऐसा था तो मैंने भी नहीं रुका और जितने भी लोग मुझ पर हमले के लिए आए, उन्हें मार डाला, जिसमें चित्तरंजन भी शामिल था। रस्तोगी फैमिली में कुल 15-16 लोग थे और आखिर में 5-6 लोग बचे, जिन्हें जवेरी फैमिली ने पकड़ लिया और उनकी ताकत छीन ली, उनकी जान बख्श दी। इस जंग के बाद रस्तोगी फैमिली कल्टीवेशन की दुनिया से हट गई। प्रियंका घबराई हुई ने पूछा, इतने सारे लोगों को तुमने मारा, क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? करण ने सिर हिलाया, जवेरी फैमिली सब संभाल लेगी, और वैसे भी जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो मेरा जवाबी हमला बस आत्मरक्षा था। मैं तो चुपचाप उनकी मार खाकर मर नहीं सकता था। प्रियंका ने राहत की सांस ली और बोली, बस तुम ठीक हो। क्या कल्टीवेटर्स की दुनिया इतनी क्रूर है कि लोग बस मौका मिलते ही जान ले लेते हैं और फैमिली खत्म कर देते हैं? जिंदगी में कहाँ जंग का मैदान नहीं होता? तुमने जो बिजनेस की दुनिया देखी है, वो भी तो एक जंग का मैदान है, जहां लोग आसानी से बर्बाद हो जाते हैं और कभी उबर नहीं पाते। कल्टीवेटर्स के बीच की जंग बस ज्यादा सीधी होती है। करण ने प्रियंका का हैरान चेहरा देखा और उसे तसल्ली दी, दरअसल कल्टीवेटर्स के बीच झगड़े उतने ज्यादा ड्रामाटिक नहीं होते जितना तुम सोच रही हो। सेठी फैमिली, रस्तोगी फैमिली और जवेरी फैमिली पिछले 40-50 सालों से शांति से रह रही थीं। बस अब जवेरी फैमिली की ताकत कम हो गई थी, जिसके चलते रस्तोगी फैमिली ने उन्हें अपने में मिलाने की सोची। प्रियंका ने होंठ सिकुड़े, बस इतने कम टाइम में इतना कुछ हो गया, एक के बाद एक, और हर चीज़ इतनी डरावनी। करण मुस्कुराया, वो इसलिए क्योंकि मैं एक वेरिएबल हूँ, वरना बहुत सी चीज़ें आसानी से बिना किसी हलचल के हो जाती। उनकी ताकत के साथ सारी चीज़ें चुपके से सुलझ जाती, बिना किसी को खबर हुए। प्रियंका ने ध्यान से सोचा और उसे बात समझ आई। चाहे तारुश हो या रस्तोगी फैमिली, अगर वो सिर्फ उसके साथ डील कर रहे होते तो उसके लिए बहुत आसान होता। अगर करण ने दखल न दिया होता तो वो चुपके से उनके जाल में फंसकर बर्बाद हो चुकी होती।
करण की वजह से प्रियंका को करण के नज़रिए से चीज़ों का डेवलपमेंट देखने का मौका मिला। अगर वो एक आम इंसान होती तो उसे खेलकर मार डाला जाता और उसे सामने वाले का सामना करने या जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिलता। प्रियंका ने धीरे से कहा, अगर एक दिन तुम किसी ऐसे शख्स से टकरा गए जिसे तुम हरा ना पाओ तो तुम क्या करोगे? करण हंसा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो भाग जाऊंगा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं न सिर्फ लड़ने में माहिर हूं बल्कि भागने में भी उस्ताद हूं। कुछ साल पहले एक मिशन के दौरान मुझ पर दर्जनों एक्सपर्ट्स ने हमला किया, सैकड़ों किलोमीटर तक मेरा पीछा किया और आखिर में मैं फिर भी बच निकला। अगर प्रियंका ने दो शब्द बोले लेकिन तुरंत चुप हो गई। वो और करण तो कपल भी नहीं थे। ऐसे में ये कहना कि अगर कभी खतरे में हो तो करण भाग जाए और उसकी फिक्र न करे कुछ बनावटी और अजीब लगता था। करण समझ नहीं पाया कि प्रियंका ने अपनी बात क्यों रोक दी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से पूछा, अब जब मैंने इतने लोगों को मारा और हम दोनों एक बिस्तर पर साथ लेते हैं, क्या तुम्हें डर लगता है या मन में कोई बेचैनी है? अंधेरे में प्रियंका अचानक बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसने झटके से लाइट ऑन की और करण को सीधे देखने लगी। करण चौंक गया, प्रियंका को हैरानी से देखा। इतना बड़ा रिएक्शन, डर गई? क्या हुआ? प्रियंका ने शांत लहजे में कहा, मैंने लाइट इसलिए ऑन की क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आंखें, मेरा चेहरा देखो और साफ देखो कि मेरी आंखों में कोई डर नहीं है। मुझे कोई बेचैनी भी नहीं है। उल्टा, तुम्हारे साथ होने से मुझे बहुत सेफ महसूस होता है, जितना पहले कभी नहीं हुआ। करण का दिल अचानक बहुत सुकून में आ गया और वो थोड़ा भावुक भी हुआ। कल उसने प्रियंका के सामने 2 लोगों को मारा था और 3 को बुरी तरह जख्मी किया था। आम लोगों के लिए डरना आम बात थी, खासकर जब कातिल उनके बगल में लेटा हो। ये सवाल करण ने पहले शनाया से भी पूछा था और अब प्रियंका से पूछ रहा था। दोनों के जवाब अलग थे लेकिन उनका मतलब एक जैसा था। क्योंकि तुम हो, मुझे डर नहीं लगता। करण को वो पल भी याद आया जब वो कमरे में दाखिल हुआ था और प्रियंका ने उसकी कमीज पर खून देखकर पूछा था कि क्या वो जख्मी है। उसे पता था कि करण जख्मी नहीं था और उसने फिर कोई सवाल नहीं किया। अब सोचने पर वो पल बहुत छूने वाला लग रहा था। मुझे बस इसकी फिक्र थी कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बेगुनाहों को नहीं मारते। प्रियंका को डर था कि कहीं करण उसे गलत न समझ ले, इसलिए उसने खुद लाइट ऑन की और उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से कहा कि उसे डर नहीं लगता, जैसे उसे फिक्र थी कि करण को चोट न लग जाए। करण ने हल्के से मुस्कुराया, ठीक है। प्रियंका ने करण को कुछ सेकंड तक देखा, फिर अपनी दाईं कोहनी जो उसे उठाए रख रही थी हटाए और पीठ के बल लेट गई। लेकिन उसने लाइट बंद नहीं की। तुमने सेन फैमिली का पीछा मेरे लिए किया और रस्तोगी फैमिली को भी मेरे लिए खत्म किया। मेरे दिल में सिर्फ कृतज्ञता और एहसान है। मैं उस शख्स से डरूंगी कैसे जिसने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान दी? करण ने सिर हिलाया, दरअसल आज का मामला बस एक इत्तेफाक था। मैं रस्तोगी और जवेरी फैमिली के झगड़े में पड़ गया, वरना मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुन्नफ और फैमिली हेड चितरंजन का पीछा करता, इतने बड़े पैमाने पर नहीं। प्रियंका ने धीरे से पूछा, रस्तोगी फैमिली का मुझसे कोई लेना देना नहीं था न? क्या तनिष्क या ईशांत ने इसे भड़काया था? तनिष्क, शायद। करण ने जवाब दिया, मैंने मुन्नफ से पूछा था, उसने कहा कि उसने ईशांत को फ़ोन करके मेरे बारे में पूछा था, लेकिन ईशांत को उनकी हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रियंका गुस्से में बोली, तनिष्क को सचमुच एक दिन का भी सब्र नहीं था। करण ने पूछा, तुम अब भी उसे शेयर बेचने वाली हो? प्रियंका ने दांत पीसे, हाँ। थोड़ा रुककर प्रियंका ने मुड़कर आंखों में विनती के साथ कहा, मैं कल काम पर जाते ही उसे कांटेक्ट करूंगी। तुम अब उससे और पंगा मत लेना, ठीक है? करण हंसा, ठीक है, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। जब तुम अपनी नफरत को अभी के लिए छोड़ सकती हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रियंका ने धीरे से कहा, गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि मैं उसका बदला लेना नहीं चाहती। लेकिन तनिष्क मल्होत्रा फैमिली में बहुत वैल्यूड है और मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत ताकतवर एक्सपर्ट है। अगर तुम तनिष्क से पंगा लोगे तो खतरे में पड़ सकते हो, और अगर तुम उस एक्सपर्ट को हरा भी दो तो तनिष्क को मारने पर मल्होत्रा फैमिली चुप नहीं बैठेगी। वो पागलपन भरा बदला लेंगे। करण ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं उससे पंगा नहीं लूंगा, बशर्ते वो मुझे फिर से न छेड़े। प्रियंका को थोड़ा सुकून मिला, ठीक है, जैसे ही मैं शेयर बेच दूं हम शिमला छोड़कर ये सारे झगड़े और परेशानियां पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। करण तनिष्क से डरता नहीं था, लेकिन जब प्रियंका ने फैसला कर लिया था कि उसे छोड़ दे तो करण को खुद से एक ताकतवर दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं थी। मल्होत्रा फैमिली सेठी या रस्तोगी फैमिली जैसी नहीं थी। वो विशाखापट्टनम में मजबूत जड़ें रखती थी और एक बड़ा प्रभाव रखती थी। उनकी ताकत सेठी या रस्तोगी फैमिली से कहीं ज्यादा थी। प्रियंका को आखिरकार राहत मिली। वो बहुत डर रही थी कि करण उसके लिए मल्होत्रा फैमिली से उलझ जाएगा।
हालांकि वो खुद कल्टीवेटर नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि मल्होत्रा फैमिली बहुत ताकतवर थी और आसानी से डील करना मुमकिन नहीं था। उसे डर था कि करण को कुछ हो जाएगा, खासकर आज रात की लड़ाई के बारे में सुनने के बाद वो और डर गई थी। बिजनेस की जंग में हारने का मतलब सब कुछ खो देना हो सकता था, लेकिन मल्होत्रा फैमिली से डील करने का मतलब अपनी जान खो देना था, बिना किसी निशान के इस दुनिया से गायब हो जाना। अगर करण उसकी वजह से मल्होत्रा फैमिली के हाथों मर गया तो प्रियंका शायद अपनी बाकी जिंदगी पछतावे और गिल्ट में जीती। सो जाओ, ठीक है। जैसे ही दोनों सोने लगे, तनिष्क, जो होटल के बिस्तर पर अपनी सेक्रेटरी के साथ जोशीली रात बिता चुका था, ने फोन उठाया। क्या बात है? विनू की गंभीर आवाज आए। रस्तोगी फैमिली खत्म हो गई। तनिष्क अचानक बिस्तर पर सीधा बैठ गया, उसकी आंखों में हैरानी थी। किसने खत्म किया? करण। तनिष्क हैरान रह गया, फिर उसका चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। करण? वो कौन है? मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम करण है। वो काफी जवान है, 26 या 27 साल का, और वो BMW X5 चलाता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तनिष्क को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या रस्तोगी फैमिली के लोग बेवकूफ हैं? वो खत्म हो गए और उन्हें ये भी नहीं पता कि किसने किया। विनू ने समझाया। मैंने रस्तोगी फैमिली के बचे हुए लोगों से पूछा और सब ने कहा कि उन्होंने उस शख्स को पहली बार देखा था। उन्होंने सिर्फ फैमिली हेड चित्तरंजन को उसका नाम करण पुकारते सुना। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि फैमिली हेड चित्तरंजन का करण से कुछ पुराना झगड़ा था, लेकिन करण ने चित्तरंजन को मारने के बाद उन्हें और कुछ नहीं पता। तनिष्क कंफ्यूज था। शुरू से सब कुछ बताओ। रस्तोगी फैमिली ऐसे कैसे गायब हो गई? क्या करण किसी चट्टान के फटने से निकला था? विनू ने बताया कि कैसे रस्तोगी फैमिली ने राहील को जवेरी फैमिली से डील करने के लिए बुलाया था। तनिष्क ने हैरानी से आंखें चौड़ी की। करण ने राहील को उसके पागलपन में मार डाला। राहील तो ताकतवर था, फिर ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है? विनू ने सिर हिलाया। हाँ, सही बात है। उसने अकेले 8-9 रस्तोगी फैमिली के लोगों का हमला झेला और सबको साफ कर दिया। वो लड़का जन्मजात कातिल है। वो कत्ल करते वक्त पलक भी नहीं झपकता। तनिष्क को अचानक सिर दर्द होने लगा। मैंने रस्तोगी फैमिली को प्रियंका से डील करने को कहा था, लेकिन उन्होंने जवेरी फैमिली पर हमला किया और अचानक ऐसे गायब हो गए। कितना इत्तेफाक न? विनू ने लाचार स्वर में कहा। हाँ, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। अब जब रस्तोगी फैमिली खत्म हो गई तो प्रियंका का क्या करें? तनिष्क गुस्से में बोला। एक ऐसी औरत जो मुर्गी को भी नहीं बांध सकती, उसे डील करना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे सोचने दे। तुम जाओ और उस भूत जैसे करण का पता लगाओ कि वो आखिर है कौन। तनिष्क को सचमुच नहीं पता था कि करण कौन था। वो और करण सिर्फ एक बार मिले थे, जब करण लॉन्गडिंग होटल में बचाव के लिए आया था। तनिष्क वहां था, दूर से तमाशा देख रहा था और उसने करण को दूर से एक झलक देखा था। जब उसकी सेक्रेटरी निया ने उस वक्त पूछा था कि क्या उन्हें करण को रिक्रूट करना चाहिए, तो तनिष्क ने सोचा था कि करण ने सेठी फैमिली को छेड़ दिया है तो उसका तो अंत निश्चित है। इसलिए उसने करण से और कांटेक्ट करने का इरादा छोड़ दिया था। सेठी फैमिली में हुए अचानक बदलावों के बाद और वहां सब ने तनिष्क के कहने पर चुप्पी साध ली थी, तो तनिष्क को जाहिर तौर पर नहीं पता था कि विवांत को करण ने मारा था। इस बार जब रस्तोगी फैमिली ने प्रियंका पर हमला किया तो प्रियंका और करण को डिनर करते हुए मुन्नफ और फैमिली हेड चित्तरंजन ने देखा था। यानी रस्तोगी फैमिली में सिर्फ मुन्नफ, चित्तरंजन और मार्कस को करण और प्रियंका के रिश्ते के बारे में पता था। जवेरी फैमिली के साथ जंग में चित्तरंजन और मुन्नफ मर गए, जबकि मार्कस हॉस्पिटल में अपंग हो गया। बाकी रस्तोगी फैमिली के लोग इस बात से अनजान थे और रस्तोगी फैमिली की हालत ऐसी थी कि सब अपनी जान बचाने में लगे थे, तो भला करण को कौन याद रखता। कई बार करण ने तनिष्क से दूर से जंग लड़ी थी, लेकिन कई कारणों से तनिष्क को इस आदमी करण के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तनिष्क ने फोन काटा, उसका चेहरा स्याह पड़ गया। उसने तारुश को काम करने को कहा, लेकिन तारुश और उसका बेटा मर गया। उसने सेठी फैमिली को कहा, लेकिन सेठी फैमिली का हेड मर गया और उन्होंने फिर उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसने रस्तोगी फैमिली को कहा, लेकिन उनका तो और बुरा हाल हुआ, पूरी रस्तोगी फैमिली खत्म हो गई। शिमला की 3 बड़ी कल्टीवेटर फैमिली में अब सिर्फ जवेरी फैमिली बची थी, लेकिन वो हमेशा से जिद्दी थे। और अब जब उनके कई लोग जख्मी थे और वो करण, उस रहस्यमय एक्सपर्ट के साथ जुड़ गए थे, तो वो जाहिर तौर पर तनिष्क को प्रियंका से डील करने में मदद करने से मना कर देंगे। इससे तनिष्क को बहुत गुस्सा आया। क्या उसे सचमुच खुद मैदान में उतरना होगा? तनिष्क को उस एग्रीमेंट की ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर वो चुपके से प्रियंका को मार देता तो कौन जानता। बस वो अपने गर्व को नहीं छोड़ पा रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि उसे खुद एक ऐसी औरत से डील करनी पड़े जो मुर्गी को भी नहीं बांध सकती। ये बहुत शर्मनाक होता। अगर ये बात बाहर निकल गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो फैमिली के बुजुर्गों की डांट तो छोटी बात होती। कितनी बदकिस्मती। इस शिमला ट्रिप में सब कुछ इतना अनलकी क्यों था? तनिष्क इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा कैसे निकाले।
अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, प्रियंका की कजिन की इन्वेस्टिगेशन का कुछ निकला? नेहा ने तनिष्क को पीछे से बाहों में लिया और मीठे स्वर में कहा, हाँ पता चला। उसकी कजिन का नाम शनाया है और वो अपनी फैमिली की इकलौती बेटी है। उनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है हेताओ रियल एस्टेट। वो एक ब्यूटी सैलून भी चलाती है। वो दिखने में लगभग प्रियंका जैसी ही है और उससे बहुत अच्छे से मिलती है। तनिष्क की आंखें चमक उठीं, बिल्कुल वैसी ही। नेहा ने सिर हिलाया, उसे पता था कि तनिष्क क्या सोच रहा है। हाँ, लेकिन शनाया का टेम्परामेंट प्रियंका से बिल्कुल अलग है। प्रियंका ठंडी और रूखी है, जबकि शनाया नर्म और आकर्षक है। तनिष्क की आंखें और चमक गईं, बढ़िया बढ़िया। लगता है मुझे कुछ दिन निकालकर इस शनाया से डील करना होगा। प्रियंका का रिएक्शन सुनने के बाद बहुत मज़ा आएगा। वो थोड़ा रुका, फिर अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बोला, उसे कैसे अप्रोच करूं? नेहा ने मीठे अंदाज में मुस्कुराया, हिमाचल प्रदेश का रियल एस्टेट किंग रंजीत शिमला कमर्शियल सेंटर के डेवलपमेंट के लिए पार्टनर्स की लिस्ट अनाउंस करने के लिए एक दावत दे रहा है। कई मेहमानों को बुलाया गया है, जिसमें गिल फैमिली भी शामिल है। मुझे लगता है शनाया ज़रूर आएगी, तो शायद ये एक अच्छा मौका है। तनिष्क हंसा, ये अच्छा आइडिया है। तुम रंजीत से कांटेक्ट करो और मैं उसका सपोर्ट करने जाऊंगा। फिर मैं अपनी एंट्री मारूंगा। हाँ, मैं अब इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। करण अपने ऑफिस में अभी अभी बैठा था कि प्रियंका का मैसेज आया। करण, उसने क्या बोला? प्रियंका, वो बहुत हैरान था और उसने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं अपने पापा की इकलौती विरासत बेचना चाहती हूँ। मैंने पूछा कि क्या वो लेना चाहता है, तो उसने कहा कि सोचेगा। करण, तुम्हारे पास सिर्फ 25% शेयर हैं, तो कंपनी पर कंट्रोल तो नहीं कर सकती। लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। प्रियंका, वो इंटरेस्टेड है, बस मेरी कीमत कम करना चाहता है। आखिरकार मल्होत्रा ग्रुप की प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने विशाखापट्टनम में एक फार्मा फैक्ट्री खरीदी है और शेयर लेना तो पक्का पैसा कमाने का रास्ता है। अगर उसे नहीं चाहिए तो वो इन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकता है। कौन ज़्यादा पैसों को मना करता है? करण, सच बात है, पैसा तो किसी को नहीं काटता और मल्होत्रा ग्रुप के 25% शेयर की वैल्यू भी कम नहीं है। प्रियंका, देखते हैं, कुछ फाइनल होने से पहले वो शायद मुझे या मल्होत्रा ग्रुप को टारगेट नहीं करेगा। करण, तो क्या हम अब अपनी आखिरी ड्यूटी पर हैं? प्रियंका, वैसे भी तुम तो चिल मोड में रहते हो, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? करण, हाँ, ये तो है। मेरा कमीशन तो मिल चुका है, तो मुझे सचमुच कोई टेंशन नहीं। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए करण ने सोचा कि तनिष्क शायद नॉर्मल कीमत पर शेयर नहीं खरीदेगा। वो या तो कीमत कम करेगा या प्रियंका से निपटने के लिए कोई गलत तरीका अपनाएगा। तनिष्क को नॉर्मल कीमत देना तो वैसे भी अजीब होगा। दोपहर में करण को मोहिंदर का फ़ोन आया। मोहिंदर ने फ़ोन पर पूरी घटना का अपडेट दिया और करण के लिए एक दावत रखने की बात कही ताकि शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन करण ने मना कर दिया। जवेरी फैमिली की मदद करके रस्तोगी फैमिली को ख़त्म करना कई वजहों से हुआ, सही टाइम पर। करण को जवेरी फैमिली से दोस्ती करने का कोई खास इरादा नहीं था। शिमला तो बस उसकी जिंदगी का एक छोटा सा पड़ाव था। दोपहर में करण को रंजीत और शनाया के फ़ोन आए, दोनों का मकसद एक ही था। प्रेसिडेंट रंजीत ने एक दावत रखी और करण को बुलाया। शनाया ने बताया कि गिल फैमिली को भी न्योता है और वो चाहती थी कि करण उसके साथ जाए। करण मान गया। अगर प्रियंका सचमुच अपने शेयर बेच देती तो वो शिमला छोड़ देगी। करण को जेड पेंडेंट मिल चुका था, तो वो भी चला जाएगा। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और उसे शनाया के साथ वक्त बिताना था और सब कुछ समझाना था। करण घर गया, फॉर्मल कपड़े पहने और उस होटल की ओर निकल गया जहां दावत थी। पिछले बार वो वहां किसी को ठीक करने गया था, मेहमान बनकर नहीं, तो उसने कैजुअल कपड़े पहने थे। आज वो शनाया के बॉयफ्रेंड के तौर पर मेहमान था, तो टी शर्ट और जीन्स पहनकर अटेंशन नहीं खींच सकता था। होटल में रंजीत कुछ मेहमानों से बात कर रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी आया और कुछ फुसफुसाया। रंजीत की आंखें चमक उठीं, एक दोस्त आया है, मैं उसे ग्रीट करने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी। रंजीत के जाने के बाद मेहमानों की नज़रें प्रवेश द्वार पर टिक गईं, जिज्ञासा से भरीं। कौन है जो रंजीत को पर्सनली ग्रीट करने के लिए मजबूर कर सकता है? बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुआ हैंडसम और शानदार तनिष्क, जिसके पीछे पीछे सूट में निया थी, जो किसी सेक्रेटरी की तरह लग रही थी। रंजीत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, यंग मास्टर तनिष्क, वेलकम। तनिष्क ने रंजीत से हाथ मिलाया। प्रेसिडेंट रंजीत, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं बिन बुलाए आया, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। कुछ औपचारिक बातों के बाद आसपास के मेहमानों में चर्चा शुरू हो गई। यंग मास्टर तनिष्क, ये कौन है? क्या ये विशाखापट्टनम मल्होत्रा फैमिली वाला है? मल्होत्रा फैमिली के हेड नीतीश मल्होत्रा का बेटा, शायद अगला हेड। इसलिए रंजीत ने खुद ग्रीट किया। रंजीत हिमाचल प्रदेश का रियल एस्टेट किंग है, लेकिन मल्होत्रा फैमिली की विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में जबरदस्त पकड़ है।
सीधे शब्दों में, वो अमीर और ताकतवर हैं। हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 रियल एस्टेट टाइकून और देश के टॉप लोगों में से एक होने के नाते रंजीत को मल्होत्रा फैमिली के बारे में पता था। उसकी मुलाकात नीतीश मल्होत्रा से भी कुछ बार हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कोई खास कनेक्शन नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि तनिष्क बिन बुलाए क्यों आया, लेकिन नीतीश का बेटा और मल्होत्रा फैमिली का वारिस होने के नाते उसे गंभीरता से लेना जरूरी था। भले ही वो दोस्त न हो, रंजीत को ठंडा रवैया दिखाकर दुश्मनी मोल लेने का कोई शौक नहीं था। मल्होत्रा फैमिली एक कल्टीवेशन फैमिली थी और रंजीत को उनकी ताकत का अंदाजा था। लेकिन इसीलिए वो हमेशा मल्होत्रा और ऐसी फैमिली से सतर्क रहता था। डर था कि कहीं ये लोग अपना नकाब उतारकर भेड़िए न बन जाएं और उसे चट कर जाएं। जब रंजीत तनिष्क से बात कर रहा था, शेखर और उनकी पत्नी चारुलता प्रवेश द्वार पर दिखे। उनके पीछे करण और शनाया। करण को देखते ही रंजीत की आंखें चमक उठीं। तनिष्क से माफी मांगकर वो उन्हें ग्रीट करने गया। शेखर भाई, तुम आ गए। शेखर चौंक गए। रंजीत ने उन्हें भाई बोला। फिर उन्हें समझ आया कि ये करण की वजह से है और वो बस इसका फायदा उठा रहे हैं। मिस शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, इस इवेंट की सबसे चमकती सितारा। प्रेसिडेंट रंजीत, आप बहुत तारीफ करते हैं। रंजीत ने शेखर का गर्मजोशी से स्वागत किया, फिर शनाया की तारीफ की और आखिर में करण की ओर देखा। हेलो मिस्टर करण। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेलो प्रेसिडेंट रंजीत। रंजीत हंसा और शेखर से बात करने लगा। पहले जब उसने करण को फ़ोन किया था तो करण ने कहा था कि उसे लाइमलाइट पसंद नहीं और वो एक आम मेहमान की तरह ट्रीट होना चाहता है। रंजीत चाहता तो करण का जोरदार स्वागत करता, लेकिन उसने करण की इच्छा का सम्मान किया। पहले रंजीत ने करण के दिए नंबर पर कांटेक्ट किया था। 3 दिन तक खबर का इंतजार करने के बाद 2 दिन में ही जवाब आया कि टारगेट मर चुका है। उस कल्टीवेटर किलर के खत्म होने के बाद रंजीत के लोगों ने उस मास्टर को पकड़ लिया जिसने उसके पोते पर जादू किया था और हिसाब बराबर कर लिया। इस घटना के बाद रंजीत के दिमाग में करण के लिए एक नया लेबल जुड़ गया था, बेहद कुशल डॉक्टर के अलावा अथाह गहरा। थोड़ी दूर पर तनिष्क की नज़रें शनाया के खूबसूरत चेहरे पर टिक गईं। उसकी आंखें चमक रही थीं। शनाया, ये तो आसानी से समझ आ गया कि ये प्रियंका की कजिन है, क्योंकि दोनों के चेहरे लगभग एक जैसे थे। नेहा ने धीरे से कहा, वो कपल शेखर और उनकी पत्नी है, हैताओ रियल एस्टेट के बॉस, और उनके पीछे वाली शनाया है। तनिष्क ने सिर टेढ़ा किया और भौहें सिकुड़ी। हैताओ रियल एस्टेट कितना पावरफुल है? नेहा ने जवाब दिया, स्केल में एवरेज है, कुछ खास नहीं। तनिष्क ने जिज्ञासा से पूछा, फिर रंजीत उनके प्रति इतना उत्साह क्यों दिखा रहा है? शेखर तो बहुत सतर्क लग रहा है। वो लड़का कौन है? नेहा ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन वो मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तनिष्क ने सहमति में सिर हिलाया, हम, तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे भी लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। क्या वो शनाया का बॉयफ्रेंड है? नेहा का चेहरा उलझन में था, पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शनाया सिंगल है। चलो जाकर पूछते हैं। जब तनिष्क करण को देख रहा था, करण ने उसकी नज़र महसूस की और उसकी ओर देखा। उनकी आंखें हवा में टकराईं। हालांकि करण और तनिष्क ने पहले एक हाई राइज बिल्डिंग की दूरी से एक दूसरे को देखा था, लेकिन वो रात में था और चेहरे साफ नहीं दिखे थे। फिर भी करण को तनिष्क को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उसे पहले मिल चुका हो। क्या मैं इस इंसान से पहले मिला हूँ? क्यों ऐसा फील हो रहा है? भाई, चलो वहाँ बैठते हैं। शनाया को सोशलाइजिंग पसंद नहीं थी। हॉल में घुसते ही उसने करण को एक तरफ खींच लिया। उनकी नज़दीकी बिना किसी हिचक के थी। ये सब देखकर तनिष्क को थोड़ा बुरा लगा। कैसे कोई और उस पर पहले हाथ डाल सकता है? तनिष्क ने करण और शनाया को एक साथ बैठे बातें करते देखा, फिर शेखर और उनकी पत्नी की ओर देखा, जो सोशलाइजिंग में बिजी थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। प्रेसिडेंट गिल, नमस्ते। शेखर ने मुड़कर तनिष्क को देखा, जो किसी नवाब की तरह लग रहा था। उनकी आंखों में हल्की उलझन थी। आप हैं? तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तनिष्क हूँ। मेरे पापा विशाखापट्टनम मल्होत्रा फैमिली के नीतीश मल्होत्रा हैं। शेखर का चेहरा बदल गया। उनकी बेटी और मल्होत्रा ग्रुप की प्रियंका कजिन थी और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। शेखर को मल्होत्रा फैमिली में हुए बदलाव के बारे में पता था। क्या प्रियंका के मम्मी पापा की मौत नीतीश मल्होत्रा के साथ कंपटीशन की वजह से नहीं हुई थी, जिसमें शक था कि उन्होंने ही करवाया? हेलो मिस्टर मल्होत्रा। तनिष्क के अचानक पास आने से शेखर को थोड़ा डर लगा। उसका मल्होत्रा फैमिली से कोई लेन देन नहीं था। क्या वो इसलिए आया क्योंकि उनकी बेटी और प्रियंका करीबी दोस्त थी और अब तनिष्क हिसाब चुकता करना चाहता था? इस बारे में सोचते ही शेखर घबरा गए। उन्हें मल्होत्रा फैमिली की ताकत का अंदाजा था। अगर वो गिल फैमिली को खत्म करना चाहें तो बस एक शब्द काफ़ी होगा। तनिष्क ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट गिल, टेंशन मत लो। मैं प्रियंका का कजिन हूँ और प्रियंका और शनाया कजिन सिस्टर्स हैं। तो एक तरह से हम फैमिली हैं और तुम मेरे सीनियर हो, है ना? फैमिली? शेखर ने तनिष्क की औपचारिक बातों को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि
वो और सतर्क हो गए। उन्होंने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, प्रियंका की मम्मी से हमारा खून का रिश्ता 3 पीढ़ियों से ज़्यादा पुराना है, तो ये रिश्ता बहुत दूर का है। हमारा मल्होत्रा फैमिली से कोई लेना देना नहीं। मैं इतना बड़ा रिश्ता क्लेम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मिस्टर मल्होत्रा, क्या कोई खास बात है? तनिष्क के हैंडसम चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। अब जब तुमने कहा तो बात समझ में आती है। गौर से देखें तो प्रियंका और उनकी मम्मी को छोड़कर हमारे मल्होत्रा फैमिली और गिल फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं है। शेखर ने राहत की सांस ली और जल्दी से सहमति जताई। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बस अपना काम कर रहे हैं। तनिष्क ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मेरी मल्होत्रा फैमिली का तुम्हारी गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं, तो मेरे लिए शनाया को पसंद करना और उससे शादी करना बिल्कुल नॉर्मल और सही होना चाहिए, है ना? शेखर का चेहरा एकदम बदल गया और वो हैरानी से ठंडा पसीना छोड़ने लगे। तनिष्क शनाया से शादी करना चाहता है? मिस्टर मल्होत्रा, आप तो मजाक कर रहे हैं। शेखर की मुस्कान अब जबरदस्ती की थी। मिस्टर मल्होत्रा और शनाया की कभी मुलाकात नहीं हुई। शादी की बात कैसे हो सकती है? तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। भले ही मैं शनाया से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उसका बैकग्राउंड मुझे पहले से पता है। वो बचपन से किस स्कूल में पढ़ी, उसके दोस्त कौन हैं, उसने क्या क्या किया, मुझे सब पता है। शेखर का दिल और डर गया। एक मर्द के तौर पर उसे तनिष्क के इरादों का कुछ अंदाजा हो गया। वो प्रियंका को टारगेट कर रहा था। प्रियंका उसकी कजिन है, तो वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शनाया के साथ वो ऐसा कर सकता है। उसका प्रियंका से खून का रिश्ता है, लेकिन शनाया से कोई रिश्ता नहीं। प्रियंका और शनाया लगभग एक जैसी दिखती हैं। इस लड़के का दिमाग कितना ट्विस्टेड है। हालांकि शेखर ने पहले अपनी बेटी की शादी में दखल दिया था, लेकिन उनका मकसद था कि उनकी बेटी का भविष्य अच्छा हो। मल्होत्रा फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन में कोई शक नहीं था। अगर प्रियंका का रिश्ता ना होता तो तनिष्क, जो मल्होत्रा फैमिली का वारिस है, अमीर, ताकतवर और टैलेंटेड है, अगर ऐसा इंसान शनाया से शादी करता तो शेखर खुशी से सपने में हंस पड़ता। लेकिन प्रियंका के रिश्ते की वजह से शेखर को पता था कि तनिष्क का शनाया से शादी की बात सिर्फ एक दिखावा है। वो बस प्रियंका से बदला लेने के लिए उनकी बेटी के साथ खेलना चाहता है। एक पिता के तौर पर वो कैसे मान सकता था? जब शेखर सोच रहे थे कि कैसे नरमी से मना करें, चारुलता ने ठंडे लहजे में बोल दिया, मेरी बेटी का पहले से बॉयफ्रेंड है और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। वो भविष्य में शादी करेंगे, तो कृपया चले जाए। तनिष्क ने दूर खड़े करण की ओर इशारा किया, क्या वो वही है? शेखर का दिल घबराहट से भर गया। ये लड़का इतना खतरनाक आइडिया ला सकता है, साफ है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो मना करते तो क्या तनिष्क उनकी बेटी या करण को धमकाने के लिए कोई हथकंडा अपनाएगा? शेखर को मल्होत्रा फैमिली की ताकत का अच्छे से अंदाजा था। अगर वो किसी को टारगेट करें तो वो शख्स दुनिया से गायब हो सकता है। हालांकि उनका करण से कुछ मनमुटाव था, लेकिन करण ने उनके बुजुर्ग को बचाया था और उनकी बेटी का प्यार भी था। शेखर नहीं चाहते थे कि तनिष्क करण को टारगेट करे। हाँ, वही है। शेखर ने नरमी से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे मल्होत्रा फैमिली के अंदरूनी बदलावों का पता है, लेकिन वो आपकी फैमिली का इंटरनल कंपटीशन है। इसमें दूसरों को शामिल करने की जरूरत नहीं है ना? शेखर के शब्दों का मतलब था कि वो मल्होत्रा फैमिली के अंदरूनी झगड़े के बारे में जानते हैं और वो जानते हैं कि तनिष्क प्रियंका को टारगेट कर रहा है। लेकिन तनिष्क प्रियंका से कैसे निपटता है, ये उसका अपना मामला है और वो न तो दखल देंगे और न ही मदद करेंगे। फिर भी शेखर ने गिल फैमिली को इसमें न घसीटने की गुजारिश की। तनिष्क ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे शनाया सचमुच बहुत पसंद है। पहली नज़र में ही प्यार हो गया। प्रेसिडेंट गिल, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अगर मैं शनाया के साथ होता तो तुम मेरे ससुर होते। एक दामाद के तौर पर मैं पूरी कोशिश करता कि तुम्हारा बिजनेस बढ़े। हेताओ रियल एस्टेट को शिमला से बाहर निकालकर हिमाचल प्रदेश में जगह दिलाना मेरे लिए आसान है। तुम जानते हो, मेरी बात का वजन है और पूरी मल्होत्रा फैमिली का भविष्य मेरे हाथ में है। शेखर के माथे पर पसीना और बढ़ गया। उन्हें समझ आ गया कि तनिष्क जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो अपनी ताकत से दबाव डाल रहा था। भले ही उसने ये नहीं कहा कि अगर वो मना करेंगे तो क्या होगा, लेकिन रिजल्ट का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वो शेखर को मजबूर कर रहा था कि वो हाँ करें, वरना अंजाम भुगतें। चारुलता, जो गिल फैमिली में ब्याही थी, को भी मल्होत्रा फैमिली के झगड़ों का पता था और वो जानती थी कि सामने वाले शख्स को भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन तनिष्क को इतना आक्रामक देखकर एक माँ के तौर पर वो और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें पता है कि ये पहली नज़र का प्यार है या कुछ और? तुम दिखने में टैलेंटेड हो, लेकिन इरादे इतने खराब। मैं फिर कहती हूँ, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अगर वो सिंगल भी होती तो मैं नहीं मानती। शेखर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चारुलता के शब्द जैसे उनका नकाब फाड़ रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा, मेरी पत्नी थोड़ा साफ बोलती है, बुरा मत मानना।
हमारे पास बस एक बेटी है और हमने उसे बचपन से लाड़ प्यार में रखा है। उसकी शादी के लिए हमारी सहमति मायने नहीं रखती, सब कुछ उसकी मर्जी पर है। करण उसका चुना हुआ बॉयफ्रेंड है और हम दखल नहीं दे सकते। तो भले ही हम मान लें, उसका कोई मतलब नहीं। शेखर के बोलने से पहले ही हाई हील सैंडल की आवाज गूंजी और शनाया की आवाज पास से आई, पापा मम्मी क्या हो रहा है। शेखर ने मुड़कर देखा कि उनकी बेटी करण का हाथ पकड़े हुए थी, चेहरे पर उलझन के साथ आ रही थी। शेखर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस बातें हो रही हैं। तुम और करण को सोशलाइजिंग पसंद नहीं, तो जाओ एंजॉय करो। करण ने गुस्से और ठंडी नजरों वाली चारुलता को देखा, फिर शेखर को, जिनके माथे पर पसीना था, और उन्हें कुछ कुछ समझ आ गया। उसने तनिष्क की ओर देखा, ये शख्स थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? तनिष्क की नजरें करण के चेहरे पर टिकी और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, मुझे भी तुम जाना पहचाना लगते हो। क्या हम पहले मिले हैं? दोनों को बात करते देख शेखर उन्हें जाने के लिए नहीं कह सके। उन्होंने बेबसी से दोनों का परिचय करवाया, ये विशाखापट्टनम मल्होत्रा फैमिली के मिस्टर तनिष्क हैं। मिस्टर मल्होत्रा, ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड करण है। तनिष्क और करण के चेहरे एक साथ बदल गए। करण हैरान था, ये लड़का तनिष्क है। शेखर और उनकी पत्नी गुस्से में थे। क्या तनिष्क ही उन्हें दबाव डाल रहा था या धमकी दे रहा था? तनिष्क का पहला रिएक्शन हैरानी था। करण, क्या ये वही करण है जो रस्तोगी फैमिली को खत्म करने वाली जंग में सामने आया था? क्या ये इत्तेफाक है? तनिष्क और करण की नज़रें टकराईं। जब तनिष्क ने करण की आंखों में समझदारी देखी तो उसे यकीन हो गया कि सामने वाला शख्स वही कल्टीवेटर करण है जिसकी वो जांच कर रहा था। तनिष्क को तब समझ आया कि करण क्यों जाना पहचाना लग रहा था। पहले जब वेदांत ने किसी की गर्लफ्रेंड को परेशान किया और उसे बिल्डिंग से कूदने को मजबूर किया, तो करण, एक जवान कल्टीवेटर, ने आसमान के खिलाफ जाकर उसे बचा लिया था, है ना? हम पहले लॉन्गडिंग होटल में मिले थे। तुमने वहां किसी को बचाया था, है ना? तनिष्क के शब्दों से करण को भी याद आ गया, इसलिए वो जाना पहचाना लग रहा था। क्या वो वही शख्स नहीं था जिसने होटल की ऊंची बालकनी से उसे थम्स अप दिया था? हाँ, नहीं सोचा था कि हम पहले मिल चुके हैं। ये तो सरप्राइज है। तनिष्क ने देखा कि करण ने मान लिया तो उसका दिल धड़क गया। उसे एक और बात याद आई, अगर करण वही शख्स था जो उस दिन नीचे था, तो उसके साथ वाली लड़की शनाया थी। वेदांत ने उस दिन शनाया को धमकी दी थी और उसी रात सेठी फैमिली को बड़ा झटका लगा। विवंत और उनके भाई मारे गए, वेदांत और उनके भाई अपाहिज हो गए और सेठी फैमिली ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तनिष्क ने पहले सोचा था कि ये किसी ताकतवर दुश्मन का बदला है। अब पीछे मुड़कर देखने पर क्या वो ताकतवर दुश्मन करण था? करण ने वेदांत की वजह से सेठी फैमिली को खत्म कर दिया। तनिष्क ने करण को घूरते हुए टटोलते हुए पूछा, सेठी फैमिली? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कुछ गलतफहमी हुई थी तो मैंने जाकर समझाया। तनिष्क की आंखें सिकुड़ गईं। सचमुच वो था, समझाया? तुमने फैमिली हेड और उनके भाइयों को खत्म कर दिया, वारिस को अपाहिज कर दिया। इसे तुम समझाना कहते हो? तनिष्क की नजरें गंभीर हो गईं। रस्तोगी फैमिली? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्रेरणा, जवेरी फैमिली की सबसे छोटी बेटी, मेरी दोस्त है। तनिष्क को अचानक सब समझ आ गया और उसे लगा जैसे उसे ठग लिया गया हो। उसने प्रियंका से निपटने के लिए सेठी और रस्तोगी फैमिली की मदद मांगी थी और वो करण की वजह से अपाहिज और खत्म हो गए। क्या इसका प्रियंका से कोई लेना देना नहीं था? वो प्रियंका को परेशान करना चाहता था, लेकिन उसकी कजिन के बॉयफ्रेंड ने सब संभाल लिया। करण ने रस्तोगी फैमिली के अपहरण का जिक्र नहीं किया क्योंकि तनिष्क के चेहरे से लग रहा था कि उसे अंदर की बात नहीं पता। शनाया के सामने करण ने इसे छुपाया, वरना प्रियंका और उसके रिश्ते का खुलासा हो जाता। करण ने टॉपिक बदला, मिस्टर मल्होत्रा, तुम मेरे अंकल गिल से क्या बात कर रहे थे? तनिष्क का चेहरा अचानक अजीब हो गया। अगर करण कोई आम इंसान होता तो वो पुरानी रंजिश निकालता, खुलेआम धमकाता, करण को दबाता और गिल फैमिली को डराता। लेकिन करण कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा खतरनाक शख्स था जो पूरी फैमिली को तबाह कर सकता था। भले ही वो मल्होत्रा फैमिली का वारिस हो, वो आमने सामने एक ताकतवर कल्टीवेटर को भड़काना नहीं चाहता था। वेदांत ने शनाया को धमकी दी थी और सेठी फैमिली को बड़ा नुकसान हुआ। तनिष्क ने आज जो किया वो वेदांत से कहीं ज्यादा था। मैं प्रेसिडेंट गिल का दूर का रिश्तेदार हूं, बिना किसी खून के रिश्ते के। हम आज पहली बार मिले और बस कैजुअली बात कर रहे थे। शेखर को पहले चिंता थी कि दोनों का परिचय करवाना ठीक नहीं, लेकिन दोनों ने तुरंत बात शुरू कर दी और लग रहा था कि वो पहले मिल चुके हैं। थोड़ी देर सुनने के बाद शेखर को कुछ गड़बड़ लगी। तनिष्क को करण से डर लग रहा था। हालांकि शेखर को उनके छोटे छोटे डायलॉग्स का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सेठी, रस्तोगी और जवेरी फैमिली के नाम साफ सुने। क्या ये शिमला की 3 बड़ी फैमिलीज नहीं थीं? करण का इन तीनों फैमिलीज से रिश्ता था और वो जवेरी फैमिली के मेंबर्स का दोस्त था।
करण ने जब तनिष्क से पूछा कि वो उनके मम्मी पापा से क्या बात कर रहा था तो तनिष्क तुरंत पीछे हट गया। क्या करण सिर्फ एक रिटायर्ड सैनिक नहीं था? तनिष्क के स्वभाव को देखते हुए वो क्यों पीछे हट गया और बर्दाश्त कर रहा था? शेखर को लग रहा था कि वो करण को और कम समझ रहे थे। जब शेखर हैरान थे, करण ने चारुलता की ओर देखा। आंटी चारुलता, क्या यही हुआ था? चारुलता हिचकिचाई। करण ने हंसते हुए कहा, आंटी चारुलता, सीधे सीधे बता दो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं संभाल लूंगा। चारुलता ने होंठ भींचे और आखिरकार अपना गुस्सा निकाला। वो आया और बोला कि हमें शनाया की शादी उससे कर देनी चाहिए। हमने मना किया तो उसने हमें धमकाया। शनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। बात उस तक कैसे आ गई? ये कौन है? उसका सरनेम मल्होत्रा है। क्या वो उसकी कजिन की फैमिली से है? उसने उसे पहले कभी नहीं देखा और वो सीधे शादी की बात कर रहा है। क्या सोच रहा है ये? शनाया की नज़रें ठंडी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। करण के होते हुए उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे यकीन था कि करण सब संभाल लेगा। करण की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। पल में ही करण को तनिष्क के इरादे समझ आ गए। वो प्रियंका के साथ कुछ नहीं कर सकता था तो शनाया पर अपनी भड़ास निकालना चाहता था। करण ने तनिष्क को घूरते हुए कहा, उसकी आवाज़ में ठंडक थी, क्या बात है यंग मास्टर तनिष्क, तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो? तनिष्क को करण की घूरती नज़रों से थोड़ी बेचैनी हुई। करण की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि ठंडा मजाक था। बेखौफ, ऊपर से नीचे देखते हुए। ये सीन वैसा ही था जैसा अभी तनिष्क और शेखर की बातचीत थी, जिसमें तनिष्क ने शेखर को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाया था। इस फीलिंग ने तनिष्क को गुस्सा दिलाया, जैसे उसका अपमान हुआ हो। क्यों? वो आखिरकार यंग मास्टर तनिष्क था और उसका दिल गर्व से भरा था। अभी उसने सिर्फ इसलिए पीछे हट लिया था क्योंकि वो बेवजह एक ताकतवर कल्टीवेटर को भड़काना नहीं चाहता था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? तनिष्क की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। मुझे पता है तुम काबिल हो, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सम्मान दिया, लेकिन ये मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तनिष्क, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझसे और गिल फैमिली से दूर रहो, वरना जब वक्त आएगा मैं तुम्हें, यंग मास्टर तनिष्क, को कोई सम्मान नहीं दूंगा और फिर मुझे दोष मत देना। तनिष्क ने तंज कसते हुए कहा, बातें तो बड़ी डरावनी हैं, लेकिन बता तो तुम हो कौन? देखें कि मैं डरता हूं कि नहीं। करण ने उदासीनता से कहा, मैं न तो कोई फैमिली वारिस हूं, न ही कोई यंग मास्टर। तुम्हें मुझे सम्मान देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। अगर कुछ हुआ तो तुम, तनिष्क, शायद इसे बर्दाश्त न कर सको। तनिष्क ने हंसते हुए कहा, क्या घमंड है? हमारी नहीं बनती तो बकवास बंद करो। करण ने ठुड्डी उठाई, निकाल ले। तनिष्क की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। करण ने उसे निकलने को कहा। उसे बचपन से कभी ऐसे नहीं बोला गया था। तनिष्क इतना गुस्सा हुआ कि हंस पड़ा, तुम में हिम्मत है? सचमुच? देखते हैं। ये कहकर तनिष्क बिना करण के रिएक्शन का इंतजार किए चला गया। पास खड़े शेखर पूरी तरह स्तब्ध थे। करण ने तनिष्क को निकलने को कहा। वो यंग मास्टर तनिष्क है, मल्होत्रा फैमिली का भविष्य का वारिस। तनिष्क की आंखों में रोष और पागलपन देखकर शेखर को ठंडा पसीना छूट गया। अब तो गया। उसने मुड़कर चिंता से शिकायत की, वो तो पहले ही पीछे हट गया था। करण, तुमने उसे क्यों भड़काया? मल्होत्रा फैमिली अमीर और ताकतवर है। तुमने उसे सम्मान नहीं दिया, अब वो तुमसे नफरत करेगा। वो जरूर बदला लेगा। करण ने शेखर के चिंतित चेहरे को देखा और मुस्कुराया, सोचते हुए कि शेखर ने उसे सचमुच अपना मान लिया है, जैसे वो उनका होने वाला दामाद हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतना परेशान क्यों होते? उनके पुराने विचारों के हिसाब से अगर तनिष्क करण को ठिकाने लगा देता तो क्या वो उनकी इच्छा पूरी नहीं करता? शनाया को मल्होत्रा फैमिली की ताकत का पता था और वो शुरू में चिंतित थी, लेकिन करण की शांत मुस्कान देखकर उसने राहत की सांस ली। कोई बड़ी बात नहीं, शनाया ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। पापा, चिंता मत करो, करण सचमुच बहुत काबिल है। अगर उसने तनिष्क से ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि वो संभाल सकता है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं है। शेखर अपनी बेटी की बातों से थोड़ा शांत हुए और करण के हमेशा स्थिर स्वभाव को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हुए। करण, मल्होत्रा फैमिली विशाखापट्टनम की मशहूर कल्टीवेशन फैमिली है और वो बहुत ताकतवर हैं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, कोई बात नहीं। मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। चारुलता ने चिंता से पूछा, सचमुच ठीक है? मल्होत्रा जैसी कल्टीवेशन फैमिलीज खतरनाक होती हैं। भले ही वो खुलेआम बदला न लें, लेकिन उनके पास चुपके से निपटने के ढेर सारे तरीके हैं। करण ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आंटी चारुलता, चिंता मत करो, मैं सचमुच ठीक हूँ। मल्होत्रा फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेखर को करण के बैकग्राउंड पर हैरानी हुई। उसे मल्होत्रा फैमिली की भी परवाह नहीं थी।
जब करण शेखर और उनकी पत्नी को तसल्ली दे रहा था, नेहा चुपके से ठंडे चेहरे वाले तनिष्क के पास आए। मुझे अभी कुछ खबर मिली। रंजीत ने शिमला बिजनेस सेंटर के डेवलपमेंट के लिए अपने पार्टनर की पुष्टि कर दी है। वो शेखर की हेताओ रियल एस्टेट है। तनिष्क का चेहरा बदल गया। क्या हेताओ रियल एस्टेट का स्केल एवरेज नहीं है? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, शिमला में कई रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और हेताओ रियल एस्टेट बस एवरेज है। तनिष्क का चेहरा अनिश्चित था। उसे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या ये करण की वजह से है? तभी रंजीत शेखर के प्रति इतना उत्साह दिखा रहा था, लेकिन करण के प्रति उसका रवैया नॉर्मल था, बस एक साधारण ग्रीटिंग और दूसरा वाक्य नहीं। ये ज्यादा संभावना नहीं लगती। तनिष्क ने थोड़ा सोचा, फिर पास खड़े रंजीत की ओर बढ़ा। प्रेसिडेंट रंजीत। रंजीत ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, कोई मदद चाहिए? तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है प्रेसिडेंट रंजीत जॉइंट डेवलपमेंट के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आखिरकार हमारी कंपनी लोकल नहीं है। अगर हमें कोई लोकल रियल एस्टेट कंपनी मिल जाए तो बहुत सारी परेशानियां बच सकती हैं। आज की दावत का मकसद यही सबके सामने अनाउंस करना है ताकि सारी अटकलें बंद हों। तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रेसिडेंट रंजीत से एक फेवर मांगना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस समय बिजनेस सेंटर के विकास में उनके साथ सहयोग करना चाहते हों? मिस्टर मल्होत्रा, बताइए। तनिष्क ने साफ साफ कहा, क्या आप ये मौका मल्होत्रा फैमिली को दे सकते हैं? बेशक, हम ये फेवर मुफ्त में नहीं लेंगे और जरूर इसका बदला चुकाएंगे। मल्होत्रा परिवार को सचमुच ये सहयोग कोटा चाहिए। रंजीत ने नाटक करते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, अब ये बात कहने में देर हो चुकी है। मैंने पहले ही उम्मीदवार चुन लिया है। वैसे भी रियल एस्टेट मल्होत्रा परिवार का मुख्य बिजनेस नहीं है। शिमला में तुम्हारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं एक पार्टनर की तलाश में हूं, ना कि फंड्स की कमी की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक लोकल रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं ताकि डेवलपमेंट के दौरान प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। रंजीत को मल्होत्रा परिवार के साथ पार्टनरशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनकी ताकत सबको पता थी। अगर पार्टनरशिप हो गई तो कौन किसकी सुनेगा? हालांकि रंजीत हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा नाम था, लेकिन वो कल्टीवेटर परिवारों के साथ काम करने को तैयार नहीं था। ये तो बाग से उसकी खाल मांगने जैसा था। तनिष्क ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, और अगर हो भी गया तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता चीजें बदली जा सकती हैं। मल्होत्रा परिवार को ये कोटा चाहिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हिस्सा लेने की कोई मंशा नहीं है। रंजीत को अचानक समझ आया, तुम ये कोटा किसी और के लिए चाहते हो? तनिष्क ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये रियल एस्टेट कंपनी शिमला की लोकल कंपनी है। स्केल, क्वालिफिकेशन और हर तरह से ये शिमला में टॉप में है। ये प्रेसिडेंट रंजीत के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। तनिष्क ने बिना हिचक के थोड़ा झूठ बोल दिया। आखिर कोटा मिलने के बाद ढेर सारी कंपनियां इसके लिए लाइन लगाएंगी, है ना? जो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी और समझदार होगा उसे मिलेगा। तनिष्क का असली मकसद इस बिजनेस डेवलपमेंट में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि इसे तोड़ना और गिल परिवार को सहयोग का हक न मिलने देना था। करण, तुमने मुझे बेइज्जत किया और भगा दिया, है ना? मैं गिल परिवार को सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर दूंगा। तनिष्क ने देखा कि रंजीत उत्साहित नहीं था, तो उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, प्रेसिडेंट रंजीत, तुम हाल ही में विशाखापट्टनम में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हो, है ना? प्लॉट नंबर 43 के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है और इसमें डोंगरहिम रियल एस्टेट जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं। अगर तुम मुझे सपोर्ट करो तो मैं डोंगरहिम रियल एस्टेट को इशारा कर सकता हूं कि वो ऑक्शन से हट जाए। अगर वो हट गए तो तुम्हारा ये प्लॉट लेना पक्का है। रंजीत का चेहरा थोड़ा बदल गया। प्लॉट नंबर 43 उनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे उनकी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए लेना जरूरी था। विशाखापट्टनम में कई बड़े लोग थे, लेकिन रंजीत जैसे रियल एस्टेट किंग के लिए भी इसे हासिल करना आसान नहीं था। तनिष्क का ऑफर रंजीत के लिए काफ़ी आकर्षक था। अगर मल्होत्रा परिवार सचमुच डोंगरहिम रियल एस्टेट को हटने के लिए मना ले तो जैसा तनिष्क ने कहा, ये प्लॉट उनका पक्का था। लेकिन रंजीत सहमत नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने पहले ही ये प्रोजेक्ट हटाओ रियल एस्टेट को देने का फैसला कर लिया था। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हटाओ रियल एस्टेट बहुत खास थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हटाओ रियल एस्टेट के मालिक शेखर की बेटी शनाया करण की गर्लफ्रेंड थी। करण ने रंजीत के पोते की जान बचाई थी और एक बात कहकर रंजीत को उसके दुश्मन के पास छिपे मास्टर को हटाने में मदद की थी। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए रंजीत ने करण से दोस्ती करने का फैसला किया। पैसे से बात नहीं बनी, करण ने मना कर दिया। घर, गाड़ियां और खूबसूरत लड़कियां भी करण को लुभा नहीं सकीं। जब करण को सीधे तौर पर एहसानमंद करने का रास्ता नहीं मिला तो रंजीत ने तरीका बदला और ये प्रोजेक्ट शेखर को दे दिया, जो करण के होने वाले ससुर थे। शेखर को ये कोटा मिलने से करण को अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाले ससुर के सामने इज्जत मिलेगी। करण इस एहसान को ठुकरा नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्ती और गहरे रिश्ते बनाने के मौके तो बन ही जाएंगे।
रंजीत ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सचमुच खेद है, लेकिन मैंने किसी और को वादा कर लिया है और मुझे अपना वचन निभाना है, वरना मेरी साख खराब हो जाएगी। अगर मिस्टर मल्होत्रा सचमुच सहयोग करना चाहते हैं तो मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम साथ काम कर सकते हैं। तनिष्क का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने नहीं सोचा था कि रंजीत इतनी साफ मना कर देगा। प्लॉट नंबर 43 इतना जरूरी था, फिर भी वो ललचाया नहीं। तनिष्क ने भौहें सिकोड़ी, प्रेसिडेंट रंजीत, चलो खुलकर बात करते हैं। तुम ये कोटा हटाओ रियल एस्टेट को देना चाहते हो, है ना? रंजीत को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ। तनिष्क ने रंजीत की आंखों में देखा, हटाओ रियल एस्टेट पूरे शिमला में कोई खास नहीं है। तुमने इसे चुना, जाहिर है, इसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि करण की वजह से। रंजीत की आंखों में आश्चर्य की चमक आई, लेकिन उसने खुलकर स्वीकार किया, हाँ, मिस्टर करण ने मेरे पोते का इलाज किया और उसकी जान बचाई। ये मेरा एहसान चुकाने का तरीका है और यही वजह है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान नहीं सकता, मिस्टर मल्होत्रा। तनिष्क स्तब्ध रह गया। करण इलाज कर सकता है और ऐसा लगता है कि उसकी मेडिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। जब रंजीत ने सारी बातें खुलकर रख दी तो तनिष्क ने भी खुलकर बात करने का फैसला किया। मल्होत्रा परिवार का करण और गिल परिवार के साथ कुछ झगड़ा है, बाद में कुछ विवाद तो होंगे ही। प्रेसिडेंट रंजीत, अगर तुम उनके साथ सहयोग करोगे तो प्रोजेक्ट के बीच में परेशानियां आ सकती हैं। इससे पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर असर पड़ सकता है। क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी सजेस्ट करूं जो हटाओ रियल एस्टेट से हर तरह से बेहतर हो। प्रेसिडेंट रंजीत, पैसे के खिलाफ क्यों जाना? तुम्हें मेरी बात सही लगती है ना? तुम्हारा मिस्टर करण से कोई झगड़ा है? रंजीत ने तनिष्क को घूरा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये सिचुएशन उसके लिए अनपेक्षित थी। करण, जो हाल ही में शिमला आया था, उसका तनिष्क से, जो उससे कोई लेना देना नहीं था, झगड़ा कैसे हो गया? क्या किसी लड़की की वजह से? शनाया वाकई बहुत खूबसूरत है और तनिष्क का उस पर आकर्षित होना स्वाभाविक है। तनिष्क ने मुस्कुराकर जवाब दिया, झगड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। हिसाब? रंजीत ने सोचा और तनिष्क व करण के बीच के झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। आखिर मल्होत्रा परिवार अमीर और ताकतवर है और अगर करण का उनसे टकराव हुआ तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पिता से कई बार मिला हूं और मिस्टर करण मेरे लिए एक एहसानमंद इंसान हैं। क्या मल्होत्रा परिवार मेरी खातिर इस मामले को छोड़ सकता है? तनिष्क हंसा और बोला, हर किसी के अपने रिश्ते होते हैं। प्रेसिडेंट रंजीत, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही करण ने तुम्हारे पोते की जान बचाई हो, तुमने उसे अच्छा खासा पैसा दे दिया होगा तो तुम उसका कुछ नहीं बकाया। रंजीत की भौहें और सिकुड़ गईं और उसके दिल में हल्की सी नाराजगी उठी। तनिष्क उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और उसे करण और मल्होत्रा परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा यकीन था कि रंजीत मल्होत्रा परिवार को ही चुनेगा। हाँ, कोई भी आम इंसान मल्होत्रा परिवार को ही चुनता, लेकिन रंजीत नहीं चुनने वाला था। रंजीत का एक गरीब लड़के से इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंचना उसकी हिम्मत और सही जजमेंट की वजह से था। तनिष्क, गिल परिवार और करण से हिसाब चुकाने के लिए उसे क्यों शामिल कर रहा था? पहले गिल परिवार को कोटा लेने देना और फिर उसे छीन लेना बेहतर नहीं होता? उसे ढूंढकर तनिष्क ये दिखा रहा था कि वो करण से बहुत डरता है और उसका सामना सीधे नहीं करना चाहता। वो चाहता था कि रंजीत की मदद से करण को चुपके से नुकसान हो। भले ही रंजीत मल्होत्रा परिवार से सतर्क था, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे डरता था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस बार मल्होत्रा परिवार के साथ सहयोग नहीं हो पाएगा। अगली बार मौका मिला तो बात करेंगे। तनिष्क का चेहरा अचानक बिगड़ गया। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आया था, यहाँ तक कि प्लॉट नंबर 43 का लालच भी दे दिया, लेकिन रंजीत ने उसे ठुकरा दिया। तनिष्क ने दांत पीसे, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, अगर प्रेसिडेंट रंजीत के लिए ये ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार सहयोग का मौका मिलेगा। रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, मल्होत्रा परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर यंग मास्टर तनिष्क का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मुझे यकीन है हमें सहयोग का मौका जरूर मिलेगा। तनिष्क ने मन ही मन गाली दी। रंजीत उसे ताना मार रहा था, तुम अभी सिर्फ उत्तराधिकारी हो, मल्होत्रा परिवार का मुखिया नहीं। तुम्हें अभी मुझे चुनौती देने या धमकाने की औकात नहीं है। जब तुम परिवार के मुखिया बन जाओ तब आकर कोशिश करना। प्रेसिडेंट रंजीत, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आपके प्रोजेक्ट की सफलता और तरक्की की कामना करता हूँ। रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, जाते वक्त अपने पिता को मेरा नमस्ते कहना। जरूर। तनिष्क नकली मुस्कान और शालीनता के साथ बैंक्वेट हॉल से निकला, होटल से बाहर आया और एक सेडान में बैठ गया। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, तनिष्क का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखों में आग थी और उसने सीट पर जोर से मुक्का मारा।
उसका प्लान था कि आज वो शेखर को डराएगा और उसे अपनी बेटी को उसके बिस्तर पर भेजने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ करण मिल जाएगा। करण ने उसे बिना किसी दया के बेइज्जत किया और फिर रंजीत ने उसे साफ मना कर दिया। एक के बाद एक 2 बार उसका मुंह काला हुआ। अपमानजनक, ये पूरी तरह अपमानजनक था। अपना गुस्सा निकालने के बाद तनिष्क ने सिर उठाया और पूछा, अंकल चेन, तुम्हारी ताकत की तुलना किलिंग मार्शल आर्टिस्ट राहील से कैसे होगी? सिल्वर बालों वाला बूढ़ा जो कार चला रहा था हल्के से मुस्कुराया, वो तो बस एक बेताब इंसान है जो पैसे के लिए अपनी जान बेचता है। मैं उसे 10 चालों में खत्म कर सकता हूँ। तनिष्क ने सिर हिलाया, आगे जाकर मौका मिले तो करण और शनाया को पकड़ लो। मैं आज की बेइज्जती का 10 गुना बदला लूंगा। सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने शांति से सिर हिलाया और बेपरवाह लहजे में कहा, ठीक है। बैंक्वेट हॉल, रंजीत का सेक्रेटरी नाथन स्टेज पर बिजनेस सेंटर प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों की घोषणा कर रहा था। ये कंपनियां इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगी और बिजनेस के अलग अलग पहलुओं की जिम्मेदारी लेंगी। जब कंपनियों के नाम पुकारे गए तो सब खुश हो गए, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और चाहे वो कुछ भी करें, आखिर में अच्छा मुनाफा तो मिलेगा ही। आखिर में मैं घोषणा करता हूं कि बिजनेस सेंटर को डेवलप करने के लिए लॉन्गटिंग रियल एस्टेट के साथ काम करने वाली कंपनी है। सभी मेहमानों की नज़रें नाथन पर टिक गईं, सभी बेचैन और उम्मीद से भरे थे। लॉन्गटिंग रियल एस्टेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना और प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना, भले ही हिस्सा छोटा हो, बहुत बड़ा मुनाफा लाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि उनकी किस्मत चमक जाएगी। कौन सी लकी कंपनी चुनी जाएगी? भीड़ में शेखर के होंठ सिकुड़ गए, उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल था और उसकी आंखें तनाव से भरी थीं। उसका प्लान था कि करण के रंजीत से कनेक्शन की वजह से ये क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया जाए, लेकिन अपनी बेटी और करण के बीच असली रिश्ते का पता चलने के बाद वो अब इसे मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि उसे पता था कि हटाओ रियल एस्टेट की तुलना नहीं थी, फिर भी जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था वो नर्वस होने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या पता वो जीत जाए। स्टेज पर नाथन की नज़रें भीड़ पर घूमी और आखिरकार शेखर पर टिक गईं। सबको सस्पेंस में रखने के बाद उसने मुस्कुराते हुए आखिरी जवाब दिया, हटाओ रियल एस्टेट, सचमुच मैं ही लकी हूँ। शेखर का चेहरा तुरंत खुशी से लाल हो गया और उसका मूड इतनी खुशी में डूब गया कि उसे ऐसा लगा जैसे सोने की ईंट से टकरा गया हो। सबकी नज़रें शेखर के चेहरे पर थीं, सभी हैरान थे। कैसे हो सकता है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सब एक दूसरे की पृष्ठभूमि जानते थे और किसी ने नहीं सोचा था कि लकी कंपनी हटाओ रियल एस्टेट होगी, जिसकी कोई खास साख नहीं थी और ताकत भी औसत थी। बधाई हो प्रेसिडेंट गिल, अब तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। प्रेसिडेंट गिल, तुमने तो सचमुच चुपके से बड़ा धमाका कर दिया। बधाई बधाई। शेखर ने अपने दिल की खुशी को दबाया, सबका जवाब दिया और फिर उसे स्टेज पर बुलाया गया ताकि वो स्पीच दे और रंजीत के साथ थोड़ी बातचीत करे। स्टेज के नीचे शनाया ने करण का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, करण, तुमने मदद की। करण ने सिर हिलाया, मैंने प्रेसिडेंट रंजीत से इस बारे में कोई बात नहीं की और ना ही उन्होंने मुझसे कुछ कहा। शनाया ने आंखें मटकाईं, प्रेसिडेंट रंजीत तुम्हें बड़ा एहसान बेचना चाहते हैं। करण ने हंसकर कहा, चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे पार्टनर चुनते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ताकत काफ़ी है। लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप बस परेशानियों को कम करने के लिए है। शनाया ने करण को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा, तुमने इस बार गिल परिवार के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। करण ने हल्के से मुस्कुराया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, है ना? इतना हिसाब किताब करने की क्या ज़रूरत? और वैसे भी प्रेसिडेंट रंजीत ने सीधे अनाउंस कर दिया, मैं तो अब जाकर उनसे ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, किसी और रियल एस्टेट कंपनी को पार्टनर चुन लो, है ना? बिल्कुल नहीं। शनाया ने करण का हाथ और कसकर पकड़ा, बेशर्मी से उससे सट गई, अपना सिर और करीब लाकर फुसफुसाई, अगर कुछ करना ही है तो मैं अपने पापा की तरफ से तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। खुद को तुम्हें सौंप दूंगी, जो चाहे करो। शनाया की आवाज़ नर्म थी, उसमें एक आकर्षक और तना अंदाज था जो कानों और दिल को गुदगुदाता था। करण ने हंसकर कहा, डील। ये अच्छा सौदा है, मैं मान लेता हूँ। शनाया की आंखें खुशी से चमक उठीं और वो बुदबुदाई, ये तुमने वादा किया, अब पीछे नहीं हटना। करण ने शनाया की आंखों में देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी खूबसूरत लड़की से मैं क्यों भागना चाहूँगा? मैं पागल थोड़े हूँ। शनाया हंस पड़ी, उसका चेहरा खिले हुए फूल की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बैंक्वेट हॉल की सारी चमक उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गई हो, मोहक और जादुई, जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। शेखर स्टेज से उतरकर उनके पास आया, करण को उत्साह भरी नज़रों से देखते हुए बोला, करण, इस बार मैं तुम्हारी वजह से चमक रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, थैंक यू। करण ने हल्के से मुस्कुराया, परिवार वालों के बीच इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? शेखर का चेहरा और लाल हो गया और वो उत्साह से सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, परिवार। ये देखकर शनाया ने मजाक में कहा, पापा, मेरी नज़र अच्छी है ना?
मैंने इतने काबिल लड़के को तुम्हारा दामाद बनाने के लिए जी जान से पीछा किया और उसने तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया। तुम्हें मेरा भी शुक्रिया करना चाहिए। शेखर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन इस पल में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ, तुम्हारी नज़र तुम्हारे पापा से कहीं बेहतर है। लिस्ट अनाउंस होने के बाद अब ड्रिंक्स और कैजुअल बातचीत का समय था। शेखर को तुरंत कई लोग घेर लेते हैं। करण और शनाया को परेशान नहीं करना था, तो वो चुपके से बैंक्वेट हॉल की बालकनी में चले गए। रंजीत वहां आया और मुस्कुराया, मिस्टर करण, तुम यहाँ शांति की तलाश में छुपे हो। शनाया ने समझदारी दिखाते हुए हंसकर कहा, तुम लोग बात करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। शनाया के जाने के बाद करण ने अपना ग्लास उठाया और रंजीत के साथ टकराया। प्रेसिडेंट रंजीत, तुम्हारा ये अचानक कदम मुझे चौंका गया। रंजीत हंसा, शिमला में मेरे ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं हैं। तुमने मेरी बहुत मदद की और हम दोस्त हैं। अच्छा पानी दूसरों के खेत में क्यों बहे। करण हंसा, थैंक यू। रंजीत जोर से हंसा, मैं यहाँ तुमसे थैंक यू सुनने नहीं आया। अगर तुम मुझे दोस्त बनाने लायक समझते हो तो औपचारिकता छोड़ो। मैं ये पूछने आया कि तुम्हारा तनिष्क से कोई झगड़ा है। करण ने भौहें उठाईं, उसने तुमसे संपर्क किया। रंजीत ने सिर हिलाया और तनिष्क की सारी बात करण को विस्तार से बताई। जैसा कि तुम देख सकते हो, उसे तुमसे बहुत गुस्सा है। मुझे लगता है वो तुम्हें टारगेट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा। करण ने सिर हिलाया, अगर वो खेलना चाहता है तो मैं भी खेलूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट रंजीत, जब तुम्हें चुनना था तो तुमने मल्होत्रा परिवार की बजाय मुझे क्यों चुना। रंजीत हंसा, पहला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। दूसरा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तीसरा, मैं मल्होत्रा परिवार के ज़्यादा करीब नहीं आना चाहता। ऐसे परिवार के साथ काम करना बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। मैं डरता नहीं, लेकिन परेशानी भी नहीं चाहता। ये वजहें काफ़ी हैं। अगर नहीं तो एक और है, वो लड़का बहुत घमंडी है। अभी वो परिवार का मुखिया भी नहीं बना, लेकिन ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे वो सब कुछ है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। करण हंस पड़ा, मल्होत्रा परिवार हिमाचल प्रदेश का एक अमीर परिवार है। तुम्हें सचमुच यकीन है कि मैं उनसे हार नहीं जाऊंगा। रंजीत जोर से हंसा, सच कहूं तो अभी मुझे थोड़ा डर था, लेकिन अब तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे पता है कि मैंने सही चुना। भले ही मुझे तुम्हारी काबिलियत और बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि तनिष्क ने तुमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है।